अब देखो मेरा बेटा, हम लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। थोड़ी सी बातचीत पहले मैं जो है वो चैप्टर के हवाले से कर देता हूँ, फिर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से क्या चीज़ पूछी जाएगी, कैसे पूछी जाएगी, और सब चीज़ों का आपको तफसील से व्यू दे रहूंगा। ठीक है। देखो मेरा बेटा, जैसा कि आपको नाम से नजर आ रहा है कि चैप्टर का नाम बेसिकली क्या है। चैप्टर का नाम है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। अब इस मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के अंदर ना आपसे क्या क्या चीज पूछी जाएगी या आपसे क्या क्या आपको पता होना चाहिए। देखो मेरा बेटा, आपके जहन के अंदर है ये चीज कि हमारे पास स्टार्ट से लेकर अभी तक लाइट के बारे में जो है ना वो दो थ्योरीज चलती रही हैं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा बेटा, लाइट के बारे में हमारे पास ना स्टार्टिंग से दो थ्योरीज थी। शुरू के अंदर हमारे पास कुछ साइंसदान ऐसे थे जो कि लाइट को माना करते थे कि लाइट आपके पास एक वेव है। लाइट आपके पास एक अदद क्या है, वेव है। ठीक है। फिर लेटर ऑन आपके पास लाइट की पार्टिकल थ्योरी आई। और अगर हम ज्यादा उसकी बात करें तो जो जैसे न्यूटन का जो ग्रुप था, न्यूटन के ग्रुप के जितने भी लोग थे वो माना करते थे कि लाइट आपके पास क्या है, पार्टिकल है, जिसको हम न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं। जबकि आपके पास एक जर्मन फिजिसिस्ट था, हाइजन हाइगन। ठीक है। उसकी अपनी वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी। तो इन शॉर्ट, आपने क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जितने फिनोमिनास पढ़े हैं, यूजुअली उनको हम क्लासिफाई करते हैं कहाँ पे, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। जैसे आपने इंटरफेरेंस का फिनोमिना देखा, मतलब मैंने नहीं पढ़ाया आपको अभी तक, लेकिन आपने अपनी 11वीं क्लास में अपने एएस के अंदर कहीं ना कहीं कुछ बेसिक फिनोमिना पढ़ा होगा। ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर वो फिनोमिनास पढ़ाए जाते हैं अक्सर। इंटरफेरेंस का फिनोमिना, डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना, पॉलीमराइजेशन का फिनोमिना, ये सारे के सारे वो फिनोमिनाज हैं जो कि वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इस चैप्टर में आप सारे के सारे वो फिनोमिनास पढ़ोगे जो कि लाइट की पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं। तो पहले तो ये क्लियर कर लो कि इस चैप्टर का नाम जो आपके सामने मॉडर्न फिजिक्स लिखा हुआ आ रहा है वो मॉडर्न फिजिक्स क्यों है। मेरा बेटा, वो मॉडर्न फिजिक्स नाम इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि आपके पास ये जो सारे के सारे वो हैं, फिनोमेनाज हैं, ये लाइट को एज ए पार्टिकल नेचर प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होंगे। अब यहाँ पे ना बच्चे के जहन में एक आता है सवाल। सवाल ये आता है कि सर ये बताइए, जब आपने कहा कि कुछ फिनोमेनाज हैं जो कि लाइट को वेव नेचर प्रूव करते हैं, कुछ फिनोमेनाज हैं जो कि लाइट को पार्टिकल नेचर प्रूव करते हैं, तो एक्चुअल में लाइट क्या है? एक्चुअल में लाइट पार्टिकल है या एक्चुअल में लाइट वेव है? तो बेटा जहन में रखिएगा, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपके कोर्स की हद तक शामिल है उसके मुताबिक लाइट हैज आर डुअल नेचर। लाइट के पास कैसी नेचर है? लाइट के पास डुअल नेचर है। और डुअल नेचर से क्या मुराद होती है कि लाइट कैन बिहेव लाइक अ वेव एंड लाइट कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल। अभी लाइट वेव की तरह कैसे बिहेव करती है और कैसे वो फिनोमिना जस्टिफाई करती है, वो जाहिर सी बात है जब हम फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे जो कि नेचर ऑफ लाइट के नाम से पढ़ाया जाता है, या वेव ऑप्टिक्स के नाम से पढ़ाया जाता है, या जो AS A2 वाले हैं इसको डाइफ्रैक्शन या सुपरपोजिशन के नाम से पढ़ते हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में, जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है। अभी हम देखेंगे कि लाइट हमारे पास पार्टिकल नेचर के तौर पे कैसे एक्ट करती है और कैसे बिहेव करती है। ये बेसिकली ओवरऑल इस पूरे चैप्टर का क्या है, एक अदद इंट्रोडक्शन है। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उनमें अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एतबार से बात करूं, वैसे तो देखो एप्टीट्यूड के अंदर हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट होती है, हर जगह से सवाल बन सकता है। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करूं कि कहाँ से इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखो इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो समझ लो कि इस पूरे चैप्टर के अंदर से अगर माजी में कोई 100 क्वेश्चंस आए होंगे, मिसाल दे रहा हूं, अगर इसके आप पास पेपर्स उठाओगे ना और पास पेपर्स के अंदर आपको इसके 100 क्वेश्चन नजर आएंगे, तो 100 में से 75 क्वेश्चन जो है ना वो आपके स्ट्रेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही होंगे, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। ठीक है। यानी कि 75% मार्जिन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही पूरा हो जाता है। ठीक है। अब वो इंपॉर्टेंट है क्यों, आपको अभी नजर आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली मेजर फिनोमिना है जो कि लाइट को एज ए पार्टिकल के तौर पे साबित कर रहा होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखो भैया, सबसे पहले हमने जिस चीज को समझना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर भी जाने से पहले, वो मेरा बेटा हमारे पास है फोटोन। अच्छा, मैंने अभी आपकी चैट बंद की हुई है, पहले मैं तसल्ली से अपनी बात करूंगा, फिर आपसे आपके क्वेश्चंस पूछता रहूंगा। देखो भैया, सबसे पहले हमने क्या चीज समझनी है। अभी आप जितना भी हाथ उठाओगे, मैं जाहिर सी बात है दरमियान में आपके सवाल नहीं लूंगा, तो कोई फायदा नहीं है हाथ उठाने का। सिर्फ
कॉन्सेप्ट को देखो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और क्या बात बताता चाह रहा हूं। ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन पूछने का, जब भी आपसे मैं क्वेश्चन लूंगा, दरमियान में मैं आपसे क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, चलो। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले हमने तस्करा करना है फोटोन का। अभी तक तो सिर्फ मैं ये बता रहा था ना कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जो हमारा पहला टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। ठीक है भैया, अब फोटोन क्या है? देखो मेरे बच्चे, लाइट हमारे पास, हम कहते हैं कि डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी है। लाइट हमारे पास डिफरेंट छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनी है। वो जो पार्टिकल्स है ना, उनको हम कहते हैं फोटॉन्स। फिर सुनो, क्या बोला मैंने कहा कि लाइट जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है। वो जो पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? उन पार्टिकल्स को हम फोटोन का नाम देते हैं। ठीक है, इसी फोटोन को मेरा बेटा हम एनर्जी पैकेट्स का भी नाम देते हैं। सर, ये एनर्जी पैकेट्स का नाम आपने कैसे दे दिया इनको? देखो मेरे बेटे, हमें ये बात पता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप सुनते हो ना कि जो आपके पास अर्थ के ऊपर जितना भी कुछ है, जितना भी कुछ होने से मुराद है, जो भी लाइफ है, वो सूरज की रोशनी की वजह से है। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस करता है। फिर उसके बाद जो बाकी के जानदार हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर सरवाइव करते हैं, वो खाना खाते हैं। फिर वो जानदार जो कि गोश्त पे सरवाइव करते हैं, वो उन जानवरों को खाते हैं। फिर इंसान है जो कि कुछ पौधे खाता है, कुछ जानवर खाता है। तो बेसिकली ये सारी की सारी जो है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सूरज की रोशनी से शुरू हो रहा है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब हमने ये कॉन्सेप्ट डिफाइन किया कि लाइट जो कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बनी है। और वो जो पार्टिकल्स हैं आपके पास, उनको आपने फोटोन का नाम दिया है। और उसको आप कह रहे हो कि वो बेसिकली क्या है? एनर्जी का पैकेट है। या इसको और अच्छी जबान में जब हम डिफाइन करते हैं ना, तो इसको हम और अच्छी जबान में कहते हैं कि फोटोन इज बेसिकली अ क्वांटा ऑफ एनर्जी, अ क्वांटा ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखो क्वांटा ऑफ एनर्जी क्या होती है और एनर्जी पैकेट से क्या मुराद होती है। क्वांटा का भी लफ्जी मायने क्या होता है? पैकेट होता है। अब जरा इसको समझ लेना। जब हम कहते हैं ना कि फोटॉन्स पैकेट हैं या क्वांटा ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि फोटॉन जो है ना, वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? वो एनर्जी की क्वांटाइजेशन कर रहे होते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिमार्केशन कर देना, पैकेट्स में कर देना। क्या मतलब सर? अभी आपको समझाता हूं मिसाल से। देखो मेरा बेटा, मिसाल के तौर पे आपके पास ना एक कोई होलसेलर है। ठीक है, आपके पास एक कोई होलसेलर है जो कि चीनी बेचता है, मिसाल दे रहा हूं। ठीक है, होते हैं ना डिफरेंट, हमारे पास मर्चेंट्स होते हैं। मान लो आपके पास एक कोई होलसेलर है, वो क्या बेचता है? वो चीनी बेचता है। ठीक है, वो शुगर बेचता है। लेकिन वो चीनी का ना बड़ा काम करता है। जब वो चीनी का बड़ा काम करता है, तो वो आपको चीनी जो है ना, वो 10-10 किलो के पैकेट में बेचता है। मतलब उसके पास कहने को चीनी बहुत सारी है। हो सकता है उसके पास 1 लाख किलोग्राम चीनी मौजूद हो। लेकिन आप उसे जाके बोलो यार मुझे 1 किलो चीनी दे दो, तो वो आपको 1 किलो चीनी नहीं दे सकता। वो आपको जो चीनी देगा, वो उसके पास जो पैकेट्स बने हुए हैं, उसके पास पैकेट्स किस फॉर्म में बने हुए हैं? उसके पास 10-10 10-10 किलो के पैकेट बने हुए हैं। ठीक है, तो वो आपको चीनी या तो 10 kg दे सकता है, या 20 किलो दे सकता है, या 30 किलो दे सकता है, या 40 किलो दे सकता है, या 50 किलो दे सकता है। इस तरह से वो आपको चीनी दे रहा होगा। ठीक है, यानी कि उसने अपने पास मौजूद चीनी को क्वांटाइज कर दिया, पैकेटाइज्ड कर दिया। क्या मतलब? वो बोलेगा यार या तो आप मुझसे 10 किलो चीनी ले जाओ, या आप मुझसे 20 किलो चीनी ले जाओ, या आप मुझसे 30 किलो चीनी ले जाओ। यानी कि आप मुझसे 10 का कोई भी मल्टीपल ले जा सकते हो। आप मुझसे 10 का कोई भी मल्टीपल ले जा सकते हो, वेयर एन कैन बी एनी इंटीजर। एन अपने पास कोई भी इंटीजर हो सकता हैगा। एन अपने पास कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अच्छा। अब इसमें क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, या क्वांटाइजेशन क्या है? चीनी वाली मिसाल से समझना, फिर फोटोन पे मैं इसको डाल दूंगा ला करके। ठीक है, अब देखो इसमें क्वांटाइजेशन क्या है। हाँ, क्वांटाइजेशन से क्या मुराद है? क्वांटाइजेशन से ये मुराद है कि देखो आपके पास ये जो होलसेलर चीनी बेच रहा है, इसके पास ना बहुत सारी चीनी हो सकती है। मान लो इसके पास इतनी सारी 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 चीनी मौजूद है इसके गोदाम में। लेकिन उसके बावजूद ये जो आपको चीनी बेच रहा है, ये जो चीनी दे रहा है, ये किस तरह से दे रहा है? ये आपको पैकेट्स की फॉर्म में दे रहा है। गोया कि इसने अपनी चीनी को क्या किया हुआ है? पैकेटाइज किया हुआ है। तो क्वांटाइजेशन का पहला मतलब जो आपने समझना है, वो क्वांटाइजेशन का पहला मतलब ये है कि आपके पास जो चीज क्वांटाइज हुई हुई होती है ना, वो एक डिफाइंड पैकेट की फॉर्म में ही मिल सकती है। वो अपनी मर्जी के पैकेट की फॉर्म में कभी भी नहीं मिल सकती। पहला मतलब ये है।
कि जो चीज भी क्वांटाइज है, अच्छा लाजमी थोड़ी है चीनी ही क्वांटाइज हो, कोई भी चीज क्वांटाइज हो सकती है। हो सकता है एक बंदा आटा बेचता हो तो आटा क्वांटाइज हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज क्वांटाइज हो सकती है। तो पहली चीज क्या है समझने के लिए, पहली चीज समझने के लिए ये है कि वो अपनी मर्जी के क्वांटिटी में नहीं मिल सकती। उसके लिए हमारे पास जो पैकेट्स होते हैं वो पैकेट्स कहलाते हैं डिस्क्रीट पैकेट्स। डिस्क्रीट मतलब डिफाइंड पैकेट्स, कि भाई इतनी ही चीज इसके अंदर आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। अब आते हैं फोटोन के ऊपर। हमने बात ये करी कि फोटोन हमारे पास क्या है, फोटोन हमारे पास क्वांटा ऑफ एनर्जी है। गोया फोटोन जो है ना वो बेसिकली क्या है, आपके पास पैकेट ऑफ एनर्जी है। अब सवाल पैदा होता है कि सर फोटोन जो है इसकी जो आप कहते हो पैकेट ऑफ एनर्जी आप इसको कह रहे हो, तो इसका पैकेट कितना बड़ा होगा। जैसे आपने चीनी की तो मिसाल ले ली कि 10 किलो का पैकेट बेच रहे हैं, यकीनन कोई होलसेलर ऐसा भी होगा जो 5 केजी का पैकेट बेच रहा होगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल हो सकता है। कोई ऐसा भी होगा जो 8 केजी का पैकेट भेजेगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब पैकेट तो आपके पास अलग अलग बन सकते हैं। तो अगर फोटोन एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट तो हमें पता ही होती है ना कितनी होती है, जूल होती है। तो अगर फोटोन एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, तो आप ये बताओ कितने जूल का आपने पैकेट डिफाइन किया है फोटोन को डिफाइन करने के लिए। कितने जूल का आप पैकेट डिफाइन कर रहे हो। अब ये पहला सवाल बनता है कि भाई आप कितने जूल का क्या करने लगे हो, कितने जूल का आप पैकेट डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, ये पहला सवाल हमारे पास आता है। अब इसके अंदर फिर हम कहते हैं कि यार हमारे पास ना एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला, ये भी आपके पास जब क्वांटम मैकेनिक्स की इब्तिदा हुई थी तो उस वक्त मैक्स प्लांक ने दिया था। फॉर्मूला इज ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये न्यू बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी है। न्यू आपके पास है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिसाल से समझ लो आप। जैसे मान लो मेरा बेटा यहाँ पे मेरे पास एक कोई वेव ट्रेवल करती हुई जा रही है, एक कोई वेव ऐसे ट्रेवल करती हुई जा रही है ऐसे, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि इस वेव के अंदर अगर मैं साइकिल का कॉन्सेप्ट दूं, तो मेरा बेटा यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास एक वेवलेंथ होती है। ये आपके पास क्या हो जाएगी भाई, एक वेवलेंथ हो जाएगी इधर से इधर तक। इसको मार्क भी कर देता हूं। ये जो है ये मेरे पास क्या हो जाएगा मेरा बेटा, एक वेव साइकिल हो जाएगी। इसको मैं कह सकता हूं दिस इज वन लैम्डा, वन वेव साइकिल। सही है। तो अब फ्रीक्वेंसी को आप कैसे डिफाइन करते हो, आप कहोगे फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में ऐसे कितने साइकिल्स पास हो रहे हैं किसी भी गिवन पॉइंट से, किसी भी गिवन जगह से, दैट विल बेसिकली डिफाइन द वैल्यू ऑफ क्या, दैट विल बेसिकली डिफाइन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एट दैट पॉइंट। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं जैसे हमारे घर में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब 50 साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि ऐसे कितने साइकिल्स आते हैं, 50। यानी कि देखो ये एक साइकिल, फिर ऐसे दूसरा साइकिल, फिर तीसरा, ऐसे करते करते हाउ मेनी साइकिल्स विल पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन हाउस होल्ड सर्किट इन 1 सेकेंड, 50 साइकिल पास कर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, यस सर समझ में आ गई। अब देखो यहां से हम ना पैकेट का साइज डिफाइन करते हैं। ये देखो ये ई बेसिकली क्या है, ई मेरा बेटा एनर्जी है। जाहिर है एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो पैकेट बड़े साइज का होगा। भाई वही चीनी वाली मिसाल से ले लो, अगर वो 10 के बजाय 100 किलो का पैकेट बेचेगा तो उसका पैकेट का साइज बड़ा हो जाएगा। अगर वो 100 के बजाय 500 किलो का पैकेट बेचेगा जो साइज और बड़ा हो जाएगा। तो एनर्जी बढ़ी, इसका मतलब पैकेट का साइज बड़ा हो गया, इसका मतलब फोटोन का साइज बड़ा हो गया। तो पहली चीज तो आपने यहां से ये जहन में रख लेनी है कि एनर्जी का जो पैकेट है इसका दारोमदार किसके ऊपर होता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है। यानी कि ये मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूं जो हमारे जहन में एक सवाल आ सकता था। वो सवाल क्या था, सवाल ये था कि सर जो आपने कहा फोटोन एनर्जी का पैकेट है, तो वो जो एनर्जी का पैकेट है वो पैकेट किस बेस पे डिफाइन किया जाता है। तो मैंने कहा फ्रीक्वेंसी की बेस पे डिफाइन किया जाता है। सर किसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका फोटोन देख रहे हैं। किसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका फोटोन देख रहे हैं। भाई अगर मिसाल के तौर पे आप लाइट के फोटोन की बात कर रहे हो, सर लाइट के अलावा किसी और चीज का फोटोन भी हो सकता है। जी मेरा बेटा, जितनी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सबका फोटोन हो सकता है। मतलब लाइट इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना। जैसे हम पढ़ते हैं ना, एक बड़ा मशहूर जुमला है, मशहूर जुमला मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूं, वो आपको बाद में हेल्प भी करेगा। राहुल, अभी हम बिल्कुल इंट्रो पढ़ रहे हैं, अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू नहीं किया, पहले इंट्रो सीधा करो अपना। राहुल्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स। राहुल्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स। इसको थोड़ा पीछे कर ले। राहुल्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन, ठीक है।
अब इसके अंदर आप देखो, आपके पास जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या जितनी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो इसके अंदर आपको सारी की सारी आती नजर आ रही है। देखो मैं यहां से इस तरीके पे जा रहा हूँ, ये जो मैंने एरो बनाया है, और आपको साथ से बताता जा रहा हूँ, और से देखते चलो। देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आर नजर आ रहा है। आर इज बेसिकली फॉर रेडियो वेव्स, एम इज बेसिकली फॉर माइक्रोवेव्स, आई इज बेसिकली फॉर इंफ्रारेड, वी इज फॉर विजिबल, विजिबल वो जो मुझे आपको नजर आ रही होती है, यू इज फॉर अल्ट्रावायलेट, एक्स इज फॉर एक्स रेस, जी इज फॉर गामा रेस। अब ये सारी की सारी आपके पास क्या है, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो वैसे वैसे आगे जाने पे एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। गोया कि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। फ्रीक्वेंसी को एफ से भी शो कर सकते हो, म्यू से भी शो कर सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपके कोर्स की हद तक कुछ भी नहीं है, तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वेवलेंथ बढ़ रही है, लेकिन वो आपको थोड़ी देर में खुद ही समझ में आएगा वेवलेंथ का क्या रिलेशन है। आहिस्ता आहिस्ता फिर से रिकैप कर देते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखो भाई, हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर का बुनियादी मकसद क्या है, मतलब कुछ हर चैप्टर का कुछ मकसद होता है ना। इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स जमा किए गए हैं आपकी किताब वालों की तरफ से, उनका मकसद ये है कि लाइट को पार्टिकल नेचर साबित करना है, कि लाइट पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर सकता है। देखो अगर मुझे कभी भी कहना हो ना कि यार मुझे एक बंदे को इंसान साबित करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंसान के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो देख लूंगा कि उस बंदे में है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे इंसान बनने का बेसिक पैरामीटर क्या होता है कि आपको फिजिक्स समझ में आनी चाहिए, वो देख लेंगे, समझ में आ रही है तो उसका मतलब इंसान है, अदरवाइज नहीं। अब इसी तरीके से लाइट को जब आपने देखना है कि ये पार्टिकल नेचर है, तो अब उसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वन ऑफ दोज फिनोमिनास, कि अगर लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रही है, इसका मतलब लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। कैसे है वो भी देखेंगे। जैसे मैंने बताया, अगर वेव नेचर को आपने देखना होता है, तो वेव नेचर के लिए आपके पास क्या है, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन था। तो अगर कोई चीज इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन कर रही है, इसका मतलब उसके पास वेव लाइक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फिर मैंने आपको बेसिक बात बताई, मैंने आपको ये बात कही कि हमारे पास जो फोटोन है, अब फोटोन हमारे पास क्या है, जिससे मिलके लाइट बनती है, तो हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि फोटोन हमारे पास क्या है। तो फोटोन को मैंने कहा कि वो हमारे पास क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। मैंने आपको ये बात बता दी कि फोटोन हमारे पास क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी हो गया। फिर हमने यहाँ पे कहा कि यार आप इस पैकेट का साइज कौन डिफाइन करेगा, तो भाई पैकेट का जो साइज डिफाइन करेगा वो हमारे पास कौन करेगा, फ्रीक्वेंसी करेगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी यानी कि एक सेकंड में ज्यादा सारी साइकिल्स पास हो रही होंगी, तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। एक सेकंड में कम साइकिल्स पास हो रही होंगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर मैंने कहा कि हमारे पास ना बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सारी की सारी जहन में रखिएगा, फोटोन से मिलके ही बनती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑल आर मेड अप ऑफ फोटोन, जहन में रखेंगे इस बात को, सही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर से ही एक रेडिएशन आपकी ये विजिबल वाली होती है, ये विजिबल वाली है, जिसको आप उर्फे आम में लाइट कह रहे होते हो। लाइट यही होती है, ठीक है। और इसके अंदर आपके वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं फेमस, जिसको आप बचपन से रेनबो कलर्स के नाम से पढ़ते आ रहे होते हो ना, जो आपके पास होते हैं, विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। अब इसमें जो आपका वायलेट है वो तकरीबन 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 400 नैनोमीटर पे होता है, और आपका जो रेड है वो तकरीबन तकरीबन कहाँ होता है, 700 नैनोमीटर के ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। ये आपकी सारी की सारी थी। फिर हमने ये बात कर ली कि एनर्जी का पैकेट था। अच्छा, अब मजीद देखते हैं। अब इस पहले ये इक्वेशन भी पहचानना सीख लो। इस इक्वेशन के अंदर ई से क्या मुराद है, एनर्जी, पैकेट की जो भी एनर्जी है फोटोन की। न्यू क्या चीज हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। और ये जो आपको एच नजर आ रहा है, ये जो एच है, ये जिसने ये फेमस रिलेशन दिया था, द ग्रेट मैक्स प्लांक, ये आपके पास उनके नाम के ऊपर आ जाएगा, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये आपके पास होता है प्लांक्स कांस्टेंट। और ये जो प्लांक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू अपने पास है 6.63 पावर -34 जूल सेकेंड, सही है। अब एक सवाल जो कॉमन होता है खास तौर पे हमारे फेडरल और ए लेवल वाले बच्चों का, कि क्या ये हमें याद करना है, इसकी वैल्यू बिल्कुल याद करनी है आपको, पेपर में कोई भी लिख के नहीं देगा ये, ठीक है। आपको फॉर्मूला शीट, कांस्टेंट शीट कुछ भी नहीं मिलेगी। और इसकी वैल्यू को हम तकरीबन 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 जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, क्या ले रहे होंगे, ये वैल्यू लेके चल रहे होंगे। और इसकी यूनिट भी देख लेना, जूल सेकंड होती है। वैसे ही आपको एक शॉर्ट नोट के तौर पे बात बता रहा हूँ, वो तो जब मैं आपको मेजरमेंट्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, लेकिन फिर यहां भी बता रहा हूँ। जूल सेकंड सेम यही यूनिट आपकी एंगुलर मोमेंटम की भी होती है। सेम यूनिट किसकी होती है मेरा बेटा, एंगुलर मोमेंटम की। ये हम रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे।
एंगुलर मोमेंटम की भी सेम यूनिट होती है। तो जहन में रखिएगा, कई दफा ये पेपर में सवाल वो पूछ लेता है कि आप ये बता दो कि जूल सेकेंड किसकी यूनिट है, तो प्लांक्स कांस्टेंट की भी होती है, एंगुलर मोमेंटम की भी होती है। अगर कभी आपसे पूछेगा डायमेंशन इन दोनों में से किसकी सेम है, तो दोनों की डायमेंशन एक ही होती है, क्योंकि डायमेंशन का दारोमदार यूनिट पर होता है, क्वांटिटी पे नहीं होता। क्वांटिटी कुछ भी होते रहे, जब तक यूनिट सेम है डायमेंशन सेम रहेगी। जैसे जूल एनर्जी की भी यूनिट है, वर्क डन की भी यूनिट है, काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट है, पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट है, तो हीट एनर्जी की भी यूनिट जूल में आ जाती है। तो आपके पास जितनी भी एनर्जीज और वर्क डन है उन सब की यूनिट चूंकि जूल है, और न्यूटन मीटर का इक्विवेलेंट है, टॉर्क का भी यूनिट न्यूटन मीटर होता है, तो इन सब का डायमेंशन कैसा आता है, एक बराबर आ रहा होता है। ठीक है, साथ साथ लिखने की कोशिश नहीं करो भाई, साथ साथ सिर्फ सुनो और कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, वरना फंस जाओगे। अच्छा, अब इसी के अंदर अगर मैं आपको बाकी चीजों की भी यूनिट बता दूं, तो देखो भाई, जो आपके पास ये जो ई है, ई की यूनिट तो हमें पता ही है क्या है, जूल है। एच की यूनिट मैंने बता दी क्या होती है, जूल सेकंड। न्यू की यूनिट को आप हर्ट्ज भी लेते हो, या न्यू की यूनिट को आप सेकंड इनवर्स भी लेते हो। जैसे आपने अक्सर वो बेशतर फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/T। यहाँ पे टी से क्या मुराद होती है, टी से मुराद होती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है भाई, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को मुकम्मल करने में जो टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड। क्या मतलब सर, अरे भैया, मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे कोई एक गोल मटोल सा सर्कल है, ये मान लो एक सर्कल है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास एक कोई पार्टिकल है, वो इस पॉइंट पर मौजूद है, और ये पार्टिकल क्या करता है भाई, ये पार्टिकल जो है ना चलना शुरू करता है। ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे गोल चलना शुरू करता है, ऐसे घूमता हुआ जाता है, ऐसे घूमता हुआ जाता है, फिर घूमता हुआ जाता है, फिर ऐसे मस्त मूव करता करता वापस यहाँ पे अपने पॉइंट एक्स पे वापस आ जाता है। तो इसने इस पूरे चक्कर को मुकम्मल करने में जो टाइम लिया, इस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड, और इस टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का चूंकि एक रिलेशन ये होता है कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इनवर्सली रिलेटेड, तो इस केस में हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी की एक यूनिट सेकंड इनवर्स भी होती हैगी। अब इसका सवाल बहुत सिंपल सिंपल से पूछे जाएंगे। भाई मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यार एक काम करो, मुझे मुझे क्या करो, मुझे एनर्जी का पैकेट, एनर्जी बताओ, मुझे एनर्जी पैकेट कैलकुलेट करके दो, या एनर्जी बताओ अगर एक फोटोन है मेरे पास, अगर क्या है मेरे पास, एक फोटोन है, अगर एक फोटोन है और उस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 10 हर्ट्ज है, तो बताओ इसका करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी पैकेट होगा वो कितनी एनर्जी अपने साथ लेकर आ रहा होगा। सवाल समझो पहले, एक फोटोन है, इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, भाई ये फोटोन किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये अपने साथ कितनी एनर्जी लेकर आ रहा होगा वो आपने बतानी है। ठीक है, क्या है पैकेट एनर्जी की। यहां तक मुझे बता दो मेरा बेटा, सब चीज क्लियर है, जल्दी से बोलो। बोलो भैया, यहां तक सब चीज क्लियर हो गई, बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड। मेरा बेटा साथ साथ आप लिखने की कोशिश करोगे तब भी फंसोगे, ऊपर नीचे करने को बोलोगे, जाहिर सी बात है, ये ऊपर नीचे तो मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको ये मिल जाएगा, ये पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। इनवर्स कहाँ लिखा है भाई, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मैंने इनवर्स कहाँ लिख दिया। अच्छा ये, ओ हो, यहाँ, माय बैड, अच्छा यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया मेरा बेटा आपके बताने का। नहीं मेरे बच्चे, ये जो मैं पढ़ा रहा था वही कुछ होगा। एनर्जी ज्यादा कब होगी, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो एफ से भी शो कर सकते हैं, म्यू से भी शो कर सकते हैं, और वेवलेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, वेरी सॉरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सही कह दिया मैंने, और किसी का मसला तो नहीं है। हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं मेरा बेटा, ये एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से मौजूद होगा, या क्वांटम फिजिक्स के नाम से मौजूद होगा, किसी भी नाम से हो सकता है ये चैप्टर आपके पास। चलें आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनती है।
जी मेरा बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद पढ़ाया है। जो पुराने बच्चे हैं उनको ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद पढ़ाया है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये पहला चैप्टर है। चलो ठीक है। देखो मेरा बेटा, ऊपर जो चीज लिखी हुई है वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी, तो ऊपर कोई करने का फायदा है नहीं। ठीक है, तो आप तसल्ली के साथ सिर्फ फोकस करो कॉन्सेप्ट जो डिलीवर हो रहे हैं। साथ साथ लिखने के लिए जाओगे तो आप फंसे रहोगे हमेशा हमेशा। ठीक है, चलो। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास जो आपने इसका कैलकुलेशन किया होगा यकीनन, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ रहा है भाई? E इज इक्वल टू एच न्यू, यही था आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, E इज इक्वल टू एच कितना था मैंने आपको कहा यार? 6.63 होता है। आप 6.6 यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और न्यू कितना दिया हुआ है आपको? 10 हर्ट्ज दिया हुआ है। सारी की सारी एसआई के अंदर यूनिट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 6.6 को मेरे बच्चे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 66 इंटू 10 टू दी पावर -3 4, और यूनिट इसकी क्या बन गई? जूल्स बन गई। यानी कि आप यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हो, इस बात को समझो। आप कहना ये चाह रहे हो कि ये जो फोटोन है ना, ये जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हिस्सेदार है, ये अपने साथ इतनी एनर्जी लेके आ रहा है। कितनी एनर्जी? यानी कि ये जो पैकेट लेकर आ रहा है इसमें कितनी एनर्जी है? 66 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल्स। इतनी एनर्जी ये अब ये फोटोन अपने साथ लेकर आ रहा है। अब देखो इसके अंदर इस आंसर में एक मसला है। मसला क्या समझो? मसला ये समझो, आप गौर से देखो ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ ये है 66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34। अभी डेसिमल यहाँ है। डेसिमल यहाँ है। डेसिमल को मुझे 34 बैकवर्ड लेके जाना है, क्योंकि माइनस में है तो लेफ्ट में जाएगा। 1 2 3 4, ऐसे कितने प्लेस आगे लेके जाना है? 34 डिजिट्स आगे लेके जाना है। गोया कि जब ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा ना, तो ये मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा? 0.00000, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ऐसे कितने जीरोज आएंगे? 32 जीरोज आएंगे, फिर जाके यहाँ आएगा 66, और ये आएगा जूल्स। अब देखो, पहली बात तो ये समझो कि एक फोटोन इतनी छोटी सी एनर्जी लेकर आ रहा होता है, इतनी छोटी सी एनर्जी का पैकेट होता है। अब जो आपके जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जो आपके फिजिसिस्ट लोग होते हैं, अब जब बार 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 ये इस तरह की एनर्जी लिखने की जरूरत पड़ती है, तो अब देखो ये इतनी छोटी एनर्जी है। तो हम क्या करते हैं, हम फोटॉन्स के लिए, या जो हमारे सब एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल्स होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम एक और यूनिट ऑफ एनर्जी डिफाइन कर देते हैं। क्या मतलब सर? देखो, जूल का मसला मैंने समझा दिया कि आपके पास ये जो एनर्जी आपको नजर आ रही है, दिस एनर्जी इज वेरी 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 स्मॉल। ये आपको एनर्जी क्या नजर आ रही है? एनर्जी आपको नजर आ रही है कि ये एनर्जी क्या है? दिस एनर्जी इज टू स्मॉल। यानी कि आपको बार 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 ये लिखना अपने आप को तकलीफ देना है। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस करते हो। ये यूनिट आपके पास कहलाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरा बेटा अच्छे से समझते चलना, क्योंकि अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने शुरू नहीं किया, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं अभी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहली बात ये ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। सही हो गई बात? यस सर, सही हो गई। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना, दिस इज नॉट एन एस आई यूनिट। ये कोई अपने पास एस आई यूनिट नहीं है। ये अपने पास कोई ऐसा यूनिट नहीं है। दिस इज नॉट एन एस आई यूनिट। ठीक है, क्लियर रहेगी ये बात? ऐसा यूनिट नहीं है ये। बच्चे को लगता है कि फोटोन वगैरह के लिए एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या बन गया आपके पास? जूल बन गया। ऐसा नहीं है। सही है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कन्वर्जन देख लो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 पावर -19 जूल्स के बराबर। ये मेरा बेटा आपके पास जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसकी ना कन्वर्जन आपके सामने लिखी हुई है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसमें जाना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे। आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो आप 1.6 पावर -19 से मल्टीप्लाई करोगे। और आपने जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना है तो आप इससे डिवाइड करोगे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं अभी। अभी आपके पास जो आंसर आया था वो कितना था? 66 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल्स। ये आंसर आया था आपके पास, ये आंसर आया था। अब अगर आपने जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो आप क्या करोगे? 1.6 पावर -19 से डिवाइड करोगे। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं यहाँ पे। अभी ये लिखा हुआ है मेरे पास 1.6 पावर -19, ऐसे ही लिखा हुआ है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेसिमल को एक स्टेप राइट पे लेके जा रहा हूँ। डेसिमल मेरे हाथ में होता है, मैं इसे कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 16 × 10⁻⁻1 और 10⁻⁻19 पहले से आ गया। पहली बात बच्चे को ये समझाना कि भाई ये 10⁻⁻1 क्यों आया। जहन में रखना, जब भी कभी आपका डेसिमल राइट साइड पे जाता है पावर नेगेटिव में आती है। डेसिमल राइट पे जा रहा है, देखो आपको नजर आ रहा है, डेसिमल को कहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट साइड पे, तो पावर कैसी आएगी, नेगेटिव में। कितनी नेगेटिव में आएगी, जितनी प्लेस डेसिमल मूव हुआ। कितनी प्लेस मूव हुआ, एक प्लेस, तो एक प्लेस नेगेटिव में आ गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 16 × 10⁻⁻20। भाई -1 -19 मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा उठ के, ये हो गया। अब ये वही चीज है, ये आप ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था अगर आपने जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो आपने 1.6 पावर -19 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। या आप क्या करोगे, आप 16 × 10⁻⁻20 से डिवाइड कर दो, ये दोनों तो एक ही बातें है ना। अरे भैया, मैं लिखूं कहीं पर मिसाल के तौर पे 0.24, या मैं लिखूं कहीं पर 2.4 × 10⁻⁻1, या मैं कहीं पे लिख दूं 24 × 10⁻⁻2। ये सारी चीजें तो इक्विवेलेंट हो गई ना मेरे भाई। ये इक्विवेलेंट क्यों हो गई, क्योंकि सिर्फ डेसिमल ही तो शिफ्ट किया हुआ है, और तो कोई फर्क नहीं है। भाई ये 0.24 में डेसिमल यहाँ था, अब डेसिमल को जब एक स्टेप राइट पे लेकर आया तो पावर एक नेगेटिव आ गई, एक और राइट में लेकर आया तो पावर एक और नेगेटिव आ गई, तो -1 -1 मिला के क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है। तो ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप बोलो 1.6 पावर -19 जूल है या 16 × 10⁻⁻20 जूल है, बात क्या है, एक बराबर, सही है। अब क्या करेंगे भाई, अब आप इसको सॉल्व कर लो, कोई मसला नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 16 1 × 16 होता है। 16 का टेबल हमें याद होना चाहिए। 16 4 टाइम्स आपके पास होता है 64। अब 16 4 × 64 हो गया, और यहाँ पे 66 -64 किया तो आपके पास 2 बच गया, यहाँ आपने 2 रख दिया यहाँ पे। 16 4 × 64 होता है, 66 में से 64 निकाला तो 2 बच गया। अब चूंकि 16 के टेबल में 2 नहीं आता, आपने यहाँ पे एक डेसिमल लगाया और यहाँ पे एक जीरो लगा दिया। 16 वन से आपके पास क्या हो गया, 16 हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो आंसर हमारे पास क्या बनता है, 4.1 × 10⁻⁻−34, और नीचे से ये 10⁻⁻20 जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। अब देखो 4.1 × 10⁻⁻, माइनस प्लस, भाई 20 के साथ यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस का 14। अब ये क्या बन गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो पहले के मुकाबले में आपके पास ये जो एनर्जी है ये थोड़ी छोटी हो गई है। अब जाहिर है आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो ये अल्टीमेटली आपके पास मजीद छोटी आ जाएगी, और जब आप अभी प्रैक्टिकल काम देखोगे तो आपको नजर आएगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से चल रही होती है। यानी कि समझने का मकसद क्या है कि हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एज ए यूनिट ऑफ एनर्जी डिफाइन क्यों किया, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम एनर्जी को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकें, बस। ये ध्यान में रखना, जो मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, आगे हम जितने ये मॉडर्न फिजिक्स वाले टॉपिक पढ़ेंगे उन सब के अंदर हम एनर्जी का यूनिट क्या लेके चलेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेके चल रहे होंगे, ताकि हमारे लिए जिंदगी थोड़ा सुकून में रहे, ठीक है भाई। एक चीज ये समझ में आ गई, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अगर मैं आपको बोलूं, मिसाल के तौर पे आपसे मैं एक क्वेश्चन करूं, मैं कहता हूं मेरे पास एक कोई फोटोन है, अच्छे से सवाल को समझना और जवाब देना। एक कोई फोटोन है, उसकी एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ इसकी एनर्जी यूनिट जूल्स के अंदर कितनी होगी, जल्दी से करके बताओ सारे के सारे। इसकी एनर्जी जूल्स के अंदर कितनी होगी, जल्दी से बताओ, शाबाश। आसान सवाल है भाई, मुश्किल नहीं है। जी मेरा बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट इससे पहले मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। आपने क्लासेस नहीं की ऑल्टरनेटिंग करंट की। देखो भाई फिर से सुन लो, देखो एक चीज फिर सुन लो, दोबारा से तसल्ली के साथ सुन लो। जितनी भी क्लासेस होती हैं आपको सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, 24 आवर्स का टाइम होता है।
इंट्रोडक्टरी क्लास जो बैच नए बैच की हुई है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो आपको सारा का सारा एडमिन वाले गाइड करते रहेंगे। वरना कल इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर भी मैंने गाइड किया था कहाँ मिलेगी, ठीक है। अब जहाँ तक रही बात जो हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट को पढ़े हुए बच्चे पूछ रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट की टीपीपी मेरा बेटा मैंने आपको बताया था, वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो इंशाल्लाह आज मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। उसको आप तसल्ली के साथ सॉल्व कर लेना। आज इंशाल्लाह मैं क्लास ख़त्म करूंगा तो आपको उसके बाद 2-3 घंटे के अंदर अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट की जो टीपीपी है ना वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके 2-3 क्वेश्चंस थे उनको मैं फाइनलाइज कर रहा था, तो वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। बाकी जहाँ तक रही बात कि इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग, भाई हर चैप्टर की रिकॉर्डिंग मिलती है, तो दिस चैप्टर इज नो एक्सेप्शन, इसकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ सब मिलेगा। तो आप इसको ऊपर नीचे करने पे फोकस नहीं करो, आप सिर्फ फोकस इस बात पे करो कि आपको क्लास के अंदर सब चीज़ समझ में आ जाए, और क्लास के अंदर जूम के अंदर ना अपने सही नाम से मौजूद रहो बस, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं वापसी से। अब देखो मेरा बेटा, इसको आपने कैसे करना था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिया हुआ था, फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गए, तो आपने इसे जूल में कन्वर्ट करना था। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 × 19 जूल के। तो आपने क्या करा भाई, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बनेगा 1.6 × 10⁻⁵ सही है। सर ये आपने कैसे किया मेरा बेटा, ये रिलेशन था, इसमें मैंने इस साइड को भी 5 से मल्टीप्लाई किया और इस साइड को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ रहा है मेरे पास। अब 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो कैसे करेंगे। 1.6 को मैं लिख सकता हूँ 16 × 10⁻⁻1। यह सर लिख सकते हैं, क्यों भैया, डेसिमल मैंने एक प्लेस राइट पे कर दिया, तो जब डेसिमल राइट पे जाता है पावर नेगेटिव में आती है, तो हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, 5 × 10⁻⁻19, ये सर हो गया। 16 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे बच्चे क्या आंसर आता है, 80 आता है। 10⁻−1 और 10⁻−19 मिला के कितना हो गया, 10 की पावर माइनस का 20। ऐसे भी सही है। अब जिस बंदे ने 1.6 को 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आएगा 8, और आगे 10⁻−19 लिखा हुआ आ जाएगा, ये भी सही है। दोनों एक ही बातें लिखी हुई हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा जितने भी आंसर निकाले थे वो सारे के सारे क्या थे, गलत थे। अब पहले तो कुछ सवाल अपने होमवर्क के अंदर ले लो जो आपने बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं। होमवर्क में क्या है, मान लो मैं आपको फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं, और आपने क्या करना होगा, आपने इस फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है ना इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और एनर्जी आपने, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भाई साहब, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन रहेगी, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी होमवर्क के अंदर। और आपने क्या करना है, आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एनर्जी कैलकुलेट करनी है आपने जूल के अंदर भी करनी है, और एनर्जी कैलकुलेट करनी है आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भी करनी है। इसका आपने खूब अच्छे से ख्याल कर लेना है, ठीक है। सवाल लिख लो भाई। मान लो आपके पास एक के अंदर फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 120 हर्ट्ज, ठीक है। एक में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है मिसाल के तौर पे 10/11 हर्ट्ज, ठीक है। एक में आपको ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एक में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है मिसाल के तौर पे लेट से 80 हर्ट्ज। एक में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है मिसाल के तौर पे लेट से 10 मेगा हर्ट्स, ठीक है। 10 मेगा हर्ट्स, मेगा का मतलब ध्यान में रखना, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। मेगा का मतलब क्या होता है भाई, 10 की पावर 6, यानी कि ये लिखा हुआ है, खुद ही बता भी रहा हूँ देखो, 10 × 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ये लिखा हुआ है। 10 मेगा हर्ट्ज का मतलब क्या है, 10 × 10 की पावर 6 हर्ट्ज। तो ये चार सवाल हैं, इन चारों को आप सॉल्व करोगे, एनर्जी निकालोगे जूल्स के अंदर भी और उसके अंदर भी। चलो वापस आते हैं, हम पढ़ क्या रहे थे उसी के ऊपर वापस आ जाते हैं। अच्छा भाई एक और चीज, ये जितने लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसके अंदर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं है या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, भाई सब कुछ है। जब मैं चैप्टर मुकम्मल कर दूंगा ना, फिर आप मुझे बताना कि इसके अंदर क्या ऐसी चीज थी जो मैंने नहीं पढ़ाई है। तो पहला टॉपिक मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो ई कैट एमडी कैट के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। उसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पढ़ेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट भी पढ़ेंगे, और पेयर प्रोडक्शन पेयर एनाइलेशन भी पढ़ेंगे, डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस भी देखेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी देखेंगे, सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। हम फोटोन पढ़ रहे थे, फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, क्वांटा है, लाइट का पैकेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपकी फोटोन से मिलकर बनी हुई है। अच्छा अब अगर हम फोटोन के बारे में मजीद बात करें, तो मेरा बेटा आपके पास एक एक वेव मैकेनिक्स के अंदर आप एक इक्वेशन पढ़ के आते हो अपने बचपन के अंदर, V इज इक्वल टू F टाइम्स ऑफ लेमडा, सही है। अब अगर इसी
इक्वेशन को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए लिखूं। अच्छा, ये जो बार बार मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का लफ्ज यूज कर रहा हूं ना, इसको भी अपने पास क्लैरिफाई कर लो कि व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, देखो। अच्छा, जहन में रखना ये बहुत सारे बच्चे जो कि टीपीपी सॉल्व नहीं करते, मतलब मैं पुराने वालों से भी मुखातिब हूँ, और नए वालों को तो खैर अब तक कोई टीपीपी मैंने नहीं दी, पुराने वालों से खास तौर पे मुखातिब हूँ। कोशिश ये करनी है, टीपीपी के अंदर जो क्वेश्चंस आपको एकदम से भयानक लगना शुरू हो जाते हैं ना, उसकी रीजन ये है कि आप साथ में ना होमवर्क क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे मैंने अभी आपको ये देखो, ये मॉडर्न फिजिक्स का पहला होमवर्क दिया है। आप साथ साथ होमवर्क करते जाओ, आपको चैप्टर भी समझ में आएगा और आपको वो भी समझ में आएगा। अच्छा, मुझे ये बताना जरा, चैट सेक्शन के अंदर कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट का होमवर्क साथ साथ किया था जब मैंने उनको पढ़ाया था? तो उनको ये फेज का कॉन्सेप्ट और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का कॉन्सेप्ट कुछ बेहतर अंदाज में समझ में आया? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्या होती हैं, और फेज क्या होता है, और फेज को चेंज करने पे क्या होता है? वेरी गुड। अब देखो मेरा बेटा, आप अपने अपने आगे पीछे वालों से देखो ना। अब ये तो देखो, चैट तो मैं पढ़ रहा हूँ ना, अब आप अपने आगे पीछे वालों से डाउट ग्रुप में ही पूछना। आपकी क्लास में कोई ना कोई 10-15 बच्चे हर बैच में होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बैच में से हर बच्चे का एडमिशन होना भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो एडमिशन होता है वो डिपेंड करता है आपके अपने विलिंगनेस टू सिक्योर एडमिशन के ऊपर। आपकी अपनी विलिंगनेस कितनी है एडमिशन को हासिल करने की। अब बैच में तो सब बच्चे आके बैठ जाते हैं पैसे देकर, लेकिन हर बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता, तो वो होमवर्क भी नहीं करता। देखो, जो लोग इस अप्रोच पे चलते हैं ना कि पहले हम एक बार सारे लेक्चर देखेंगे फिर होमवर्क सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है बेटा, वो जो टीचर है वो गधा तो नहीं है कि वो आपको साथ साथ होमवर्क दे रहा है। मतलब अगर मैंने ये होमवर्क यहाँ पे दिया है, तो अगर मैंने ये होमवर्क यहाँ पे दिया है और मैंने क्लास के आखिर में नहीं दिया, दरमियान में दिया है, इसका मतलब मैं ये चाह रहा हूँ आप यहाँ पे ये चीज सॉल्व करो आगे बढ़ने से पहले, तभी मैंने ये होमवर्क यहाँ दिया है। ठीक है। अब आप बोलोगे यार पहले मैं एक बार ये पूरे चैप्टर के लेक्चर मुकम्मल करूंगा, फिर मैं ये सीखूंगा कि यार ये आपने ना फोटोन को कैसे एनर्जी को कन्वर्ट करना है, कैसे जूल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, ऐसा ही कब है कब नहीं है। तो जाहिर सी बात है फिर इसकी बेसिस पे जो टॉपिक्स मैं आगे पढ़ा रहा हूँ वो मुझे तो आते हैं, क्योंकि मैंने ये होमवर्क आपको बना के दिया है, लेकिन आपको नहीं आते होंगे। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर भी बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल हुई थी। अब बहुत सारा बच्चा है वो आगे चल के पूछ रहा होता है, यार ये फेस क्या था, यार ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसको कह रहे हो आप, पीक वैल्यू किसको कह रहे हो आप, ये जो आपका ग्राफ का कॉन्सेप्ट है उसमें आपका ओमेगा टी कब लेना है, रेडियन कब लेना है, डिग्री कब लेना है, टाइम कब लेना है। तो ये सारी की सारी चीज आपको होमवर्क करने से आएगी। तो बताने का मकसद सिर्फ ये, साथ साथ होमवर्क को लेके चलो। तो टीपीवी भी आपको आखिर में जब मिलेगी तो आपको वो चीजें समझ में आ रही होंगी। साथ साथ जितना भी मैं होमवर्क दूं, कम दूं ज्यादा दूं, वो क्लास के अंदर जितना भी आपको दूं वो आपने करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये मेरा बेटा हमारी वेव मैकेनिक्स है। ठीक है। अच्छा, अब जितने लोग हमारे पास कह रहे थे ना कि आपके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये ईएम, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये बेसिकली क्या होती हैं, तो पहले ये समझ लो कि जो आपकी वेव्स होती हैं ना वो क्या करती हैं, वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर के जा रही होती है। ठीक है। अब आपके पास जो वेव्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकता है कोई आपकी प्रेशर वेव हो, वो प्रेशर वेरिएशन से काम कर रही हो सकता है कोई आपकी डिस्प्लेसमेंट वेव हो, वो डिस्प्लेसमेंट से काम कर रही हो। जैसे मैं आपको डिस्प्लेसमेंट वेव की एक मिसाल समझाता हूँ, फिर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझना और आसान हो जाएगा। मान लो यहाँ पे मेरा बेटा, हमारे पास ना दो लोग खड़े हुए हैं। ठीक है। ये जो दो लोग खड़े हुए हैं, इन दो लोगों के हाथ में ना मान लो यहाँ पे एक कोई ऐसे करके रस्सी है, ये एक स्ट्रिंग है, एक क्या है, एक रस्सी है, स्ट्रिंग है। ठीक है, समझ में आ रही है? अब देखो समझो इधर। अब ये क्या करता है, इस एक बंदे का नाम मैंने रख दिया एक्स, इस एक बंदे का नाम मैंने रख दिया वाई। जो एक्स बंदा है वो क्या करता है, वो इसको जर्क देता है, एक झटका देता है। ठीक है, किसको? रस्सी को। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि एक्स के एंड से रस्सी ऐसे हो जाएगी, और वाई के एंड पे अभी रस्सी वैसी ही रहेगी, वाई ने झटका नहीं दिया। अब देखो ये जो बल्ज है ना, ये जो बल्ज है, ये जो जर्क है, ये ट्रेवल कर रहा है आगे की तरफ। कुछ देर बाद की अगर मैं सूरत हाल बताऊं, तो कुछ देर बाद की सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। यानी कि ये जो जर्क है ये ट्रेवल करता हुआ यहां तक आ गया। अब ये जर्क बेसिकली क्या है, दिस जर्क इज बेसिकली एनर्जी। ये जर्क क्या है? एनर्जी है। कुछ देर के बाद अगर आप यहाँ मजीद रुकोगे तो अल्टीमेटली ये जर्क होता 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 यहां तक पहुंचेगा। और अगर आप अपने आप को इमेजिन करोगे, आप वाई की जगह खड़े हुए हो, तो आपको ये जर्क अपने हाथ में फील होगा। गोया कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती हुई आई है फ्रॉम एक्स पॉइंट टू वाई पॉइंट। भाई एक्स अलग पॉइंट है और वाई अलग पॉइंट है। एनर्जी
जो एक्स ने स्ट्रिंग में इंपार्ट की थी वो ट्रेवल करती हुई आई है। और ये ट्रेवल किस तरह से आई है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स की मदद से आई है। कैसे सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स यहाँ कैसे आ गया? भाई ये देखो, ये आपके पास स्ट्रिंग का पार्टिकल था, ये अपनी जगह से ऊपर गया, फिर जब जर्क आगे चला गया तो ये स्ट्रिंग का पार्टिकल क्या हुआ, नीचे आ गया। ऐसे आप हर स्ट्रिंग के पार्टिकल को देख लो। ये स्ट्रिंग का पार्टिकल पहले देखो यहाँ पे ये अपनी जगह पे ही था, अब देखो ये अपनी जगह से क्या हुआ, ऊपर आ गया, फिर जब जर्क आगे चला गया तो ये वापस अपनी जगह से क्या हो गया, नीचे आ गया। तो मैं बता ये रहा था कि वेव बेसिकली क्या होती है, जो कि एनर्जी को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। अब उसके अंदर अ कपल ऑफ डिफरेंट थिंग्स वेरिएट, या वो वेरी करती हैं अलोंग द मूवमेंट ऑफ द एनर्जी। तो अब उसमें हो सकता है वो प्रेशर कम ज्यादा हो रहा हो, जैसे जब हम साउंड वेव को पढ़ाते हैं, साउंड वेव की बात करते हैं, तो उसमें एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर अप एंड डाउन हो रहा होता है, डेंसिटी अप एंड डाउन हो रही होती है, ठीक है। सिमिलरली जब हम वेव्स इन स्ट्रिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। जब हम वाटर वेव्स की बात करते हैं तो उसमें वाटर के पार्टिकल्स अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती हुई जा रही होती है। यानी कि अगर हम उसको शो कराएंगे तो वो कुछ इस तरह से होता है, यानी कि ये आपके पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रही होती है। और आपके पास इसी तरह से यहाँ पे कोई एक आपके पास होती है, ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको ऐसे नजर आएगी, अप एंड डाउन होती हुई, ऐसे इस तरह टाइप के डायरेक्शन में नजर आ रही होती है। ये भी हमारा टॉपिक नहीं है, ये किसी बच्चे ने सवाल पूछा था तो मैं इसलिए उसको जवाब दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती हुई जा रही होती है। और ये रेड से जो मैंने बनाई है, ये आपके पास क्या है, दिस इज बेसिकली योर मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से कुछ ही है, कुछ इस तरह से होती है ये ये आपके पास होती है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती हुई जा रही होती है मेरे भाई, वेरी करती हुई जा रही होती हैंगी। तो बताने का मकसद बस सिर्फ इतना था कि ये भी आपके पास एक फॉर्म ऑफ वेव्स है, ठीक है, जिनसे मिलके आपके क्या हो रहा होता है, फोटोन बन रहा होता है। तो बस इतनी बात भी अगर आप समझ लो ना यहाँ पे, ये काफी है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, और आपके पास ये जो ईएम वेव है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो फोटोन इससे मिलके बन रहा है। खैर, अब वापस आ जाते हैं। तो मैंने कहा अगर V इज इक्वल टू एफ लेमडा को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर इंप्लीमेंट करूं तो V की जगह पे आ जाएगा C, जो कि आपके पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। यानी कि फोटोन की आपके पास जो स्पीड होती है ना, वो C के बराबर होती है, और C को आप स्पीड ऑफ लाइट के नाम से जानते हो, 3 × 10⁸ ठीक है। ये वही आपकी स्पीड ऑफ लाइट है। F की जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, और लेमडा आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहां से म्यू का वैल्यू निकालता हूं तो म्यू का वैल्यू क्या बन जाएगा, C/λ बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अभी हम थोड़ी देर पहले फोटोन की एनर्जी की इक्वेशन पढ़ के आए थे, E इज इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ न्यू, सही हो गया। अब देखो E इज इक्वल टू एच, न्यू की जगह पे क्या आ गया, C/λ। अब ये मेरा बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला और बन गया एनर्जी का, E इज इक्वल टू Hc/λ। यानी कि अगर कभी एग्जामिनर आपको वेवलेंथ दे दे, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, वेव की लंबाई, वेव कितनी बड़ी है, वेव की जो भी लंबाई है, दैट इज बेसिकली योर वेवलेंथ। अगर आपको एग्जामिनर लैम्डा दे दे तो आप उसकी मदद से भी क्या कर सकते हो, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। सही है भैया। तो ये मेरा बेटा एक और तरीका कार था। अगर आपको मिसाल के तौर पे वेवलेंथ दी जाए कि यार एक वेवलेंथ है, उस मतलब एक कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ जो है वो क्या है, 1 मीटर है। आपको बोल रहा है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो फोटोन होगा, एनर्जी का पैकेट होगा, उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है ना, वो जरा कैलकुलेट करके बताओ। तो आप बोलोगे सर जी कोई मसला ही नहीं है। ई इज इक्वल टू एच की जगह पे आ गया 6.63 × 10⁴ जूल सेकेंड। साथ में आ गया सी की जगह पे 3 × 10⁸ अपॉन में लेमडा की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, जो भी वेवलेंथ गिवन थी, और वेवलेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, जाहिर मीटर ही होती है। तो यहां आपने क्या लिख दिया भाई, 1 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, सिंप्लीफाई करोगे। आ जाओ भाई सिंप्लीफाई करते हैं। इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 से, 3 6 का क्या होता है भाई, 18 होता है, 1 यहाँ चला गया। 3 6 का क्या होता है, 18, 18 प्लस 1 क्या हो गया, 19। तो ये क्या हो गया भाई, 19.8 हो गया। सिंपल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां आपके पास आ गया मेरा बेटा पावर का -3 4, और साथ में क्या आ गया, पावर 8 आ गई, सही हो गया। अब अपॉन में 1 था तो 1 से कोई भी चीज डिवाइड होगी वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो क्या बनता है आपके पास, -3 4 और +8, भाई माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस होता है, तो 34 में से 8 निकालोगे 26 बच जाएगा, यानी कि 19.8 पावर माइनस का 26, और यूनिट क्या है, जूल। सर आपको ये बात कैसे पता चली कि इसकी यूनिट हमारे पास जूल में ही आएगी?
और किसी चीज में क्यों नहीं आ सकती थी इसकी यूनिट? मेरा बेटा ऐसे पता चली कि आप देखो, मैंने यहाँ पे जो प्लांक्स कांस्टेंट लिया है, ये जो 6.6 इंटू 10⁻³ इसकी वैल्यू क्या ली है मैंने? जूल सेकंड में ली है। यहाँ देखो मैंने इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 ये किस में ली है भाई? मीटर पर सेकंड में ली हुई है। तो जब मैंने सारी और ये जो मैंने वेवलेंथ ली हुई है ये किस में ली हुई है भाई? मीटर में ली हुई है। जब मैंने सारी की सारी यूनिट्स एसआई में ली हुई हैं तो ऑब्वियस सी बात है मेरी एनर्जी की यूनिट भी किस में आएगी? एसआई में आएगी। और एसआई की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। जो मैंने स्टार्ट नहीं बता दिया था कि एसआई की यूनिट अपने पास क्या होती है भाई? जूल होती है। आपके आप अब जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसमें तो इसको बाद में कन्वर्ट करोगे। तो इसको अगर आपको बोला जाए यार कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भाई, इसको आप कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये काम आप कैसे कर रहे होगे? आप बोलोगे सर कोई मसला नहीं है, 19.8 इंटू 10⁻26 अपॉन में आपके पास क्या आएगा भाई? 16 इंटू 10⁻⁻20। भाई एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 पावर -19 जूल होता है, या 16 इंटू 10⁻⁻20 जूल होता है। तो आप इसको कर सकते हो इस तरह से। अब मेन प्रॉब्लम आती है डिवीजन की और सॉल्व करने की, ठीक है? देखो फिर सीख लो डिवीजन एक बार। 16 वन टाइम्स आपके पास क्या होता है? 16 होता है। भाई 16 के टेबल में 19.8 तो नहीं आता ना, 16 वन जा क्या हो गया? 16 हो गया। 19.8 में से आपने 16 निकाला तो पीछे क्या बच गया? 3.8 बच गया। यही बच गया 3.8। अब देखो 16 के टेबल में 3 भी नहीं आता, सही है? तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लगाया डेसिमल और इस 3 को यहाँ से हटा दिया, इस 3 को आप ले गए यहाँ पे। अब 16 के टेबल में 38 या उससे छोटा नंबर कहाँ पे आता है? 16 टू आपके पास क्या होता है? 32 होता है। तो 38 में से 32 निकाला तो पीछे क्या बचा? 6 बचा। डेसिमल लगा हुआ है, आप एक जीरो लगा सकते हो। 16 के टेबल में 60 या उससे छोटा नंबर कहाँ आता है? 16 थ्री आपके पास 48 होता है। 60 में से 48 निकाला तो क्या बच गया? 12 बच गया। चाहो तो आगे भी लेके जा सकते हो, वरना आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, यहां तक भी काफी है। 10⁻26 एज इट इज आया, 10⁻20 नीचे से ऊपर आ गया। अच्छा एक चीज और जो अक्सर और बेशतर बच्चों का सवाल होता है, सर हमारी कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग होगी? बेटा आप लोगों ने जाहिर है जिंदगी में हर वक्त कैलकुलेटर इस्तेमाल किया है। तो एकदम से अलादीन का कोई चिराग नहीं है कि जिसको हम रब करेंगे और एकदम से आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल जबरदस्त हो जाएंगी। वो जाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप सिर्फ एक वादा कर लो कि जितना होमवर्क मैं देता हूँ आप वो तमीज से करोगे। दूसरा वादा मेरा है कि आपकी कैलकुलेशन भी हो जाएंगी, फिजिक्स में पूरे नंबर भी आ जाएंगे, सब चीज़ स्मूथली हो जाएगी, वो मेरा प्रॉमिस है आपसे। किताब भी समझ में आएगी, जो किताब उठाओगे समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे? ये हो गया 1.23 इंटू 10 की पावर, इंटू 10 की पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो मेरा बेटा यहां तक सब चीज समझ में आ गई है? वेवलेंथ गिवन हो तो आप एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? बोलो। बोलो भैया समझ में आ गया? कोई मुश्किल तो नहीं है यहां तक? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना लाजमी है हाँ मेरा बेटा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको जितनी भी एनर्जीज हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिलेंगी। ठीक है? सही है भैया। 10 की पावर -5 कहाँ कर दिया भाई? 10 की पावर -5 कहाँ आना चाहिए? 10 की पावर -5 आप फरमा रहे हैं? फिजा जमाली मेरा बेटा, आप तो मेरा ख्याल है पुराने बैच के हो, आपने अब तक बेसिक मैथ्स वाले लेक्चर के अंदर नहीं देखा? बेसिक मैथ्स का लेक्चर आपने अब तक नहीं देखा? ठीक है मेरा बेटा, ये जो मैंने सवाल कराया इस सवाल को एक बार अपने हाथ से करो। सबसे पहले इस सवाल को एक बार अपने हाथ से करो। एनर्जी निकालो जूल के अंदर, फिर निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। फिर क्या करो, मैं आपको वेवलेंथ दे रहा हूँ, वेवलेंथ है मिसाल के तौर पे आपके पास 3.3 मीटर वेवलेंथ आपको दी हुई है, 3.3 मीटर। इसके लिए एनर्जी कैलकुलेट करो, जल्दी से करो।
पहले इसी सेम सवाल को रिपीट करो, अपने हाथ से करो। उसके बाद ये जो क्वेश्चन ए दिया है इसको सॉल्व करो, ठीक है। जल्दी से मुझे एनर्जी निकाल के बताओ, और कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो हम लोग काम कर रहे थे उसको देखते हैं वापसी से। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था कि ये एक पूरी, एक बार आप अपनी कैलकुलेशन को रिपीट कर लीजिएगा ताकि थोड़ा सा आपका हौसला बढ़ जाए कैलकुलेशन करने का। फिर हम उसके बाद नए उसकी तरफ चलेंगे, ठीक है। तो नए उसकी तरफ जब हम जाते हैं तो क्या बनता है भाई, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। एच कितना है, 6.6 पावर -3 4। और सी कितना है भैया, 3 × 10⁸ ठीक है। और अपॉन में हमारे पास जो वेवलेंथ है वो कितनी दी हुई है जनाब, 3.3 मीटर दी हुई है, ठीक है जनाब। अच्छा चलते हैं आगे। दिस इज 1 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, सही हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे जनाब, 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 × 3 विल बिकम 6। 34 + 8 करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 26 बन जाएगा। 6 × 10⁻26 जूल्स आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना था भाई, अब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है जनाब। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 6 × 10⁻26 अपॉन में क्या आ जाएगा उठ के भाई, अपॉन में आपके पास आ जाएगा 16 × 10⁻⁻20। आ गई ये चीज। अब देखो भाई, इसको सॉल्व करना है। 16 के टेबल में डायरेक्टली 6 नहीं आता तो आपने यहां पे लगाया 0 पॉइंट, और यहां पे आपको मिल गया 0, क्योंकि आपने 0 लगाना था। एक तो 0 लगाने के लिए आपने पहले डेसिमल लगा दिया, यहां पे आपने डेसिमल प्लेस कर दिया। अब 16 के टेबल में 60 या उससे छोटा नंबर कहाँ आता है भाई, 3 पे आता है। तो 16 3 टाइम्स आपके पास क्या होता है, 48 होता है। जब 60 में से आप 48 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा आपके पास 12। भाई 60 में से 48 निकाला, क्या हो गया, 12 हो गया, सही है। अब 16 के टेबल में 12 नहीं आता, डेसिमल लगा हुआ है, एक जीरो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब 16 5 का क्या होता है, 80 होता है। और 16 6 आपके पास क्या होता है, 96 होता है। और 16 7 से आपके पास क्या होता है, 112 होता है। तो 16 7 से आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे 112 हो गया। 120 में से आपने 112 निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया भाई, 8 बच गया। डेसिमल लगा हुआ, एक जीरो लगा सकते हैं। और 16 5 से आपके पास क्या हो गया भाई, 80 हो गया। तो ये बनता है हमारे पास 0.375 इंटू 10⁻⁻26, और 10⁻20 नीचे से क्या हो गई भाई, ऊपर आ गई। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.375, बेसिस आर सेम तो यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -26 और प्लस का 20, माइनस प्लस माइनस होगा तो आंसर आएगा -6। अच्छा, इससे परेशान नहीं होना अगर मैं कभी ऐसा कहूँ ना, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो आप बोलो सर, कभी आप बोलते हैं ऐड हो रहे हैं, कभी आप बोलते हैं माइनस हो रहे हैं। भाई जहन में रख लेना इस बात को कि एडिशन का मतलब, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों चीजें हो सकती हैं, वो साइन की बेस पे तय होता है। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन का मतलब, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों चीजें हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है नंबर कैसा है। जैसे -x + 2x, इसको हम यही कहेंगे कि -x और 2x ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2x -x का आंसर क्या बच जाएगा, x बन जाएगा। सिमिलरली अगर कहीं पे आपके पास ऐसे लिखा हुआ है x/y, तो इसको मल्टीप्लीकेशन के तौर पे भी बता सकते हैं। आप ऐसे कहोगे x × 1/y, तो वो एक ही बात होती है, ठीक है। तो बेसिकली दो ही ऑपरेशन होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। बाद में थोड़ा और बड़े हो जाओगे तो आपको पता चलेगा एक ही ऑपरेशन होता है दुनिया भर में, दैट इज एडिशन। मल्टीप्लीकेशन भी कोई चीज नहीं है, ठीक है। चलो खैर, तो ये मेरा बेटा हमारे पास आ गया, तो सिंपल, ठीक है। 3.75 इंटू 10⁻⁻7 अगर किसी ने निकाला है। यहां तक मुझे बता दो वैसे कि आप सब ने ये आंसर निकाल लिया था, मैच हो रहा था आंसर, मतलब डेसिमल तो आगे पीछे हो सकता है, डजेंट मैटर, ये आंसर मैच कर रहा था। बस, बेहतरीन है, बेहतरीन है, बेहतरीन है, बेहतरीन है। जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा कोई मसला नहीं है, दोबारा सॉल्व कर लेना बाद में जब आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं। बेहतरीन हो गया। अब देखो मेरा बेटा, आपको आज का होमवर्क नंबर 2 में दे देता हूं यहाँ पे। अब जो आपका होमवर्क नंबर 2 है ना भाई साहब मेरे, वो होमवर्क नंबर 2 इज बेसिकली ये कि आपने क्या करना है, आपको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पे वेवलेंथ दे रहा हूँ, ठीक है। वेवलेंथ आपको गिवन होगी, वेवलेंथ आपको यहाँ पे, आई एम सॉरी, गिवन होगी।
वेवलेंथ विल बी गिवन। अच्छा, आपने करना इसको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर ही है। पहले एक बार तसल्ली से विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करना, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, कैलकुलेटर साथ में रख लेना, तो आप कैलकुलेशन को चेक करने के लिए बाद में, ठीक है। तो लेमडा आपके पास गिवन होगा। आपने क्या करना है, आपने नंबर एक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एनर्जी किस में कैलकुलेट करनी है भाई साहब, जूल्स में कैलकुलेट करनी है। फिर नंबर दो पे आपने क्या करना है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है किसके अंदर भाई साहब, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर नंबर तीन पे आपने एक काम करना है, विच इज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। क्या करना है भाई, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। सर फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अगर वेवलेंथ गिवन हो तो एनर्जी ऐसे निकाल लोगे आप। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको पता है ना, V इज इक्वल टू एफ लेमडा, और यहां से हो जाएगा C इज इक्वल टू न्यू टाइम्स ऑफ लेमडा। अभी लेमडा भी पता है आपको, C भी पता है, तो न्यू निकालना कौन सा कमाल है, न्यू आप आराम से निकाल लोगे, न्यू निकालने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सवाल मैं यहां लिख रहा हूं। सवाल है आपको, मान लो वेवलेंथ गिवन है 0.2 मीटर, वेवलेंथ गिवन है 3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब होता है, जहन में रखिएगा, 10⁻⁻⁶। ठीक है, जैसे ऊपर मेगा हर्ट्स 10⁻+6 था, वैसे माइक्रो इज बेसिकली 10⁻⁻⁻⁶। ठीक है। सिमिलरली मैं कहता हूं वेवलेंथ आपके पास है 4 एंगस्ट्रॉम। 4 एंगस्ट्रॉम, 4 × 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है बेटा, 10⁻⁻10 मीटर। सही है। सिमिलरली आपके पास है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हो आप भाई, डिवाइड बाय 100 कर दोगे, या इसी को आप कर दोगे मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 भाई। अपॉन में ये 100 है ना, 100 का मतलब क्या हो गया, 10⁻2। जब ये 10⁻2 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से आपने एक करना है, मिसाल के तौर पे वो आपके पास है 400 नैनोमीटर। नैनो का मतलब क्या हो गया भाई, 10⁻⁻⁹ सही है। और एक आपके पास हो गया, मिसाल के तौर पे हम क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए, एक कर लेते हैं हम लोग 3.3 पीकोमीटर। पीको का मतलब होता है 10⁻⁻12, तो 3.3 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ये सारे साथ साथ बता रहा हूं, ठीक है। अब ये आपने मेरा बेटा सवाल करने हैं, और आप रात जागो दिन जागो कुछ भी करो, कोशिश करना कि कल की क्लास से पहले ये सवाल आपके हुए हुए हों, ठीक है। अभी क्लास खत्म नहीं हो रही, ये मैं बता रहा हूं, ये आपका होमवर्क नंबर 2 हो गया। अभी होमवर्क साथ साथ नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए प्रॉब्लम होगा। आंसर आपने किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालना है। आंसर आपने किस में निकालना है, जूल में भी निकालना है। और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी सीधा सीधा किस पे उठ करके आ जाएगी, हर्ट्ज के अंदर आ जाएगी। आप इसके साथ खेलते रहना बैठ के, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, ये आपको पीडीएफ वगैरह सब चीज मिल जाएगी लिखी हुई, तो इसकी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे थे भाई, फोटोन की बात कर रहे थे। फोटोन के बारे में हमने पढ़ लिया, पैकेट ऑफ एनर्जी है, इससे मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनती हैं, स्पीड की लाइट से ये लाइट की स्पीड से ये चलता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब थोड़ा सा इसके चार्ज मास वगैरह की बात कर ली जाए, तो जहन में रखिएगा, फोटोन जो होता है इसका अपना कोई एग्जिस्टिंग मास नहीं होता, इसका अपना कोई रेस्ट मास नहीं होता। रेस्ट मास से क्या मुराद होती है, रेस्ट मास से मुराद होती है एग्जिस्टेंस का मास। यानी कि जैसे मैं हूं, आप हैं, हमारा कोई ना कोई मास है, ठीक है। एग्जिस्टेंस मास इसका कोई नहीं होता। इसका जो रेस्ट मास होता है वो बेसिकली क्या होता है, जीरो होता है। सर और कौन सा मास होता है, रेस्ट मास आप कह रहे हैं, तो और कौन सा मास हो सकता है, देखो हम आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी तो नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोर्स में नहीं है। हम स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ेंगे। उसमें वो ना डिफाइन करता है कि किसी भी बॉडी के पास ना दो तरह का मास हो सकता है। एक वो बॉडी है जो कि रुकी हुई है, मूव नहीं कर रही है, उसके मास को वो कहता है रेस्ट मास। एक वो है मास जो कि बॉडी मूव कर रही है, उसका मास है, तो एक उसको कहता है वो मूविंग मास, ठीक है, या रिलेटिव मास भी कहता है इसको वो, ठीक है। मैं आसानी के लिए मूविंग मास कह रहा हूं। रेस्ट मास को मैं कह रहा हूं एग्जिस्टेंस मास, वो मास जो कि बॉडी की एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए, रेस्ट मास, ठीक है, एग्जिस्टेंस मास। तो रेस्ट मास फोटोन का क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन फोटोन के पास जो मास होता है, जो भी मास होता है, वो उसकी मूवमेंट की वजह से होता है, उसके पास मूविंग मास होता है। मूविंग मास इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली जहन में रखिएगा कि जो फोटोन होता है, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता, तो फोटोन इज अ चार्जलेस पार्टिकल। फोटोन इज अ चार्जलेस पार्टिकल। चार्जलेस पार्टिकल से क्या मुराद है, देखो जैसे आपके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन के बारे में आपको पता है इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर, सही है। तो प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। अब देखो, अगर मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे एक कोई
मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक कोई जिसे कहना चाहिए ऐसे, मान लो यहाँ पे मैंने कोई एक अदद प्लेट लगाई हुई है, समझिएगा। ऐसे मैंने ना कोई इलेक्ट्रिक प्लेट लगाई हुई है, समझो गौर से बात को। ये देखो, ऐसे मैंने मान लो एक इलेक्ट्रिक प्लेट लगाई हुई है, और यहाँ पे मेरे पास सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्लेट लगाऊंगा तो जाहिर है उस पर मैं चार्ज भी दे सकता हूँ। और यहाँ पे मेरा बेटा मेरे पास सारा का सारा कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है इस जगह पे, ठीक है, ऐसे नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे लेट से मेरे पास जो है ना वो क्या सीन होता है, मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो ऐसे एक प्रोटॉन मूव करता हुआ आ रहा है, एक कौन मूव करता हुआ आ रहा है, एक प्रोटॉन मूव करता हुआ आ रहा है इस तरह से। अब आपको ये बात पता है कि जैसे ही प्रोटॉन इस रीजन में दाखिल होगा जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हुई हुई है, तो पॉजिटिव साइड की जो प्लेट है वो प्रोटॉन को धक्का देगी, और नेगेटिव साइड की प्लेट प्रोटॉन को अपने पास बुलाएगी, तो ये आपके पास ऐसे मूव करता हुआ जाएगा। गोया कि मैं कहूंगा कि जो प्रोटॉन है इट विल बी डिफ्लेक्टेड, ये मूव कर जाएगा, या इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। जहन में रख लीजिएगा इस बात को अच्छे तरीके से, सही है। इसी तरीके से अगर यहां पे मेरे पास कोई एक नेगेटिव चार्ज होता, जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन होता, मिसाल दे रहा हूं, तो जब इलेक्ट्रॉन को यहां से भेजता है तो इलेक्ट्रॉन भैया ऐसे, क्योंकि नेगेटिव इसको क्या करता, धक्का देता, और पॉजिटिव इसे अपने पास बुलाता, तो इट वुड हैव बीन डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द क्या, पॉजिटिव प्लेट। अब बताने का मकसद ये है कि ये कैसे पता चला कि फोटोन एक चार्जलेस पार्टिकल है, या इसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है, या ये न्यूट्रल है। ऐसे पता चला कि जब आप यहां पे फोटोन को भेजते हो, किसको भेजते हो भाई, फोटोन को भेजते हो, तो आपका जो फोटोन है, आपका जो फोटोन है वो इसके अंदर से पास करता हुआ जाता है, ना सीधे हाथ पे जाता है ना उल्टे हाथ पे, यानी कि आपका फोटोन ऐसे ही सीधा 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 मूव करता 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 यहां से निकल जाता है, यानी कि ये अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाता है। कैसे पास कर जाता है, अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाता है। इस बेस पे हम कहते हैं कि इसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई अपना इसका खुद का चार्ज नहीं है। तो नोट कर लेंगे कि फोटोन इज अ चार्जलेस पार्टिकल, इट डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड इन एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। तो आपका जो फोटोन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता हैगा। ठीक है भाई साहब, समझ में आ रही है बात, जी सर समझ में आ रही है, कोई मसले वाली बात, कोई मसले वाली बात यहां तक हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये हो गया। फोटोन के चार्ज की बात कर ली, फोटोन के मास की बात कर ली। फोटोन के पास रेस्ट मास कितना होता है भाई साहब, जीरो होता है, पढ़ लिया हमने सब चीज अच्छे तरीके से। फिर हमने ये भी देख लिया फोटोन के पास अगर कोई मास एग्जिस्ट करता है दैट इज ड्यू टू द मोशन, ये भी हमने पढ़ लिया। अब कुछ बातें और पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं वो देख लेते हैं। फोटोन के पास मोमेंटम कितना होता है, फोटोन के पास मोमेंटम कितना होता है। अब देखो मेरा बेटा, अगर मैं आपको बेसिक मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊं जो आपने कभी बचपन में सुना होगा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ऐसे ही है। तो अगर मैं फोटोन के मोमेंटम के लिए बात करूंगा तो क्या बनेगा, एम मल्टीप्लाई बाय सी बन जाएगा, सही है। अब देखो, सिमिलरली जो आइंस्टाइन की आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसके अंदर हमारे पास एनर्जी, और जो एनर्जी ऑफ फोटोन है उसका आप यहां से रिलेशन निकाल सकते हो, इज इक्वल टू एम इंटू सी का स्क्वायर, जो मास एनर्जी कन्वर्जन इक्वेशन है। पहले मुझे यहां तक बता दो, यहां तक सब समझ में आ गया, और साथ होमवर्क जो दिया है वो हो जाएगा, कोई मसला तो नहीं है। जी ई इज इक्वल टू एच एफ लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। चलो ठीक है मेरा बेटा, आगे देखते हैं। अब मेरे बच्चे, हमारे पास जो हमारा अगला सवाल है पढ़ने के लिए, या अगला कॉन्सेप्ट है पढ़ने के लिए। जी मेरा बेटा, होमवर्क में दोनों चीजें मालूम करनी है। नहीं मेरे बच्चे, सारे सवाल दिख रहे होते हैं, मैं फिर बता देता हूँ। देखो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आप में से वो सारे लोग जिनको लग रहा है कि मैं आंसर नहीं करता, देखो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, फिर सुन लो। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मुझे इस तरह के दिख रहे होते हैं जो आपके स्कोप से बाहर के हैं, ई कैट एम डी कैट की फिजिक्स से पर्टेन नहीं करते, तो फिर मुझे मजबूरी में उनको इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, अब एक बच्चा मुझसे सवाल पूछ रहा है एमडी कैट नेशनल लेवल पे होगा या नहीं, अब मैं इसका क्या जवाब दूं, ठीक है, वो जवाब देना आपका टाइम जाया करने के मुतरादिफ है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये बात कि वो अभी नेशनल लेवल पे होगा नहीं होगा। सुनने में यही बात आ रही है कि वो नेशनल लेवल पे होगा, लेकिन मैं हतमी तौर पे थोड़ी कुछ कह सकता हूँ, मैं कोई पीएमडीसी का सरबरा या कोई पीएमडीसी की किसी सिंडिकेट कमेटी का मेंबर थोड़ी हूँ, ठीक है। फिर कुछ हमारे पास क्वेश्चन इस तरह के आ रहे होते हैं कि सर ये इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर कहाँ से आया। अब सर ये क्यों नहीं बता रहे आप, क्योंकि मैं इसके ऊपर अभी पूरी
पूरी तकरीर करने जा रहा हूँ, मैंने टॉपिक पढ़ाया नहीं है, अभी शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब कुछ सवाल मिल रहे हैं कि सर मिसाल के तौर पे ये जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी में क्या फ़र्क है, अभी वो टॉपिक आया ही नहीं है, तो उसके ऊपर मैं अभी क्या लंबी करूँ, ठीक है। तो कोशिश करो रेलिवेंट क्वेश्चन पूछो, वरना आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आंसर नहीं होंगे। और इससे परेशान नहीं होना कि क्वेश्चन नहीं मिलते, भाई सबके क्वेश्चन मिलते हैं, मुझे मजबूरन कुछ क्वेश्चंस को इग्नोर करना पड़ता है ताकि क्लास को स्मूथली टाइम से चीज़ों को लेके चला जा सके, ठीक है। तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है कि उसका क्वेश्चन मैं इग्नोर कर देता हूँ, या कोई मैं उनके साथ कोई जुल्म कर रहा होता हूँ, जहन में रख लेना, ठीक है। अब आते हैं सवाल इज इक्वल टू MC स्क्वायर कहाँ से आया। मेरा बेटा ये हमारे पास आइंस्टाइन का एक रिलेशन है। ये आइंस्टाइन का फेमस मास एनर्जी रिलेशन है। आइंस्टाइन ने अपने पेपर जिसके अंदर उसने स्पेशल रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था, उसके अंदर आइंस्टाइन ने ये बताया था कि एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। एनर्जी मास में और मास किस में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। जो आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स की फाउंडेशन है वो पूरी इसी के ऊपर है, इज इक्वल टू MC स्क्वायर। कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट के अंदर मास लेते हो, मिसाल के तौर पे यूरेनियम का, तो उसके अगेंस्ट में आपको कितनी एनर्जी मिल सकती है वो आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ई एनर्जी है, M से मुराद मास है जो उस एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक हो गया। अब देखो, अगर मैं यहां पे मेरे बच्चे इसको ऐसे लिखूं, जरा समझिएगा, इज इक्वल टू MC मल्टीप्लाई बाय C, अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, तो देखो मेरे बच्चे, ये जो M × C है, M क्या है, मास ऑफ फोटोन। आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। तो मेरे बच्चे ये फोटोन का रेस्ट मास नहीं है, ये फोटोन का मूविंग मास है। कैसा मास है, मूविंग मास है। अच्छा सर, फोटोन का मूविंग मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेरा बेटा फॉर्मूला होता है उसके लिए। तो सर आपने क्यों नहीं पढ़ाया, इसलिए कि वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अब आप लोग चूंकि इसरार कर रहे थे इसलिए यहाँ पे बता देता हूँ, ये फॉर्मूला होता है इसका, M0 डिवाइडेड बाय द लॉरेंस फैक्टर। अब इसके अंदर इससे ज्यादा अभी मैं उसमें कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि जाहिर है इसका पूरा टॉपिक है, उसको पूरी तफसील से पढ़ेंगे, क्या क्या सवाल बनते हैं, कैसे बनते हैं, सब पढ़ाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। चलो अब ये क्या है हमारे पास भैया, ये हमारे पास है इज इक्वल टू MC को मैंने कह दिया P, जो कि मोमेंटम है, और आगे आ गया C। अब मैं निकालने क्या जा रहा था, मैं यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा था, किसकी मेरे बच्चे, मैं वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा था फोटोन के मोमेंटम की। तो P इज इक्वल टू E/C एक फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू E/C एक फॉर्मूला होता है। सिमिलरली मेरे बच्चे P इज इक्वल टू H न्यू डिवाइडेड बाय C एक और फॉर्मूला होता है। सर ये कहां से आ गया अभी, मेरा भैया अगर आपको एनर्जी, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो उससे आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जब एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो तो वहां से आप क्या कर सकते हो, मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हो, और आपको उसका मास भी मिल सकता है। ये कौन सा मास है, जो फोटोन का रिलेटिव मास है ड्यू टू मोशन। अभी बस इतनी बात ध्यान में रखना कि फोटोन अगर रुक जाए तो समझो उसकी एग्जिस्टेंस 0 हो जाएगी, सिफर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन का मास जो एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ उसके मोशन की वजह से करता है। तो ये सारे फॉर्मूले इंटरचेंजेबली हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैंगे। अब मिसाल के तौर पे अब अगर आप पूछते हो सर मुझे ये सारे फॉर्मूले इस्तेमाल करके बताएं कि सवाल एग्जामिनर कैसे कैसे पूछेगा, ठीक है, मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम ई कैट MD कैट के लिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जिस तरह का सवाल एग्जामिनर पूछता होगा मैं सब आपको बताऊंगा। फालतू की चीजें यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा कोर्स कंटेंट ई कैट MD कैट को लेके बहुत ज्यादा है, और मैंने वही आपको कवर कराना है पहले, ताकि उसके पास पेपर्स में अच्छे से कर लूं, ताकि उसके अंदर कोई चीज मेरे एंड से रह ना जाए, ठीक है। चलो, अब मिसाल के तौर पे मेरा बेटा आपको फ्रीक्वेंसी दे दी 10 हर्ट्ज, आपको कहा कि भाई एक कोई सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है भाई, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 हर्ट्ज है। ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आपने क्या करना है भाई, फोटोन बताना है। क्या बताना है भाई, फोटोन बताना है, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल जो एक अच्छा डाउट काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे, वो भी मैं बता देता हूँ कि सर जब इस चैप्टर का मकसद लाइट को पार्टिकल नेचर साबित करना है, तो फिर हम वेवलेंथ की बात क्यों कर रहे हैं, फिर हम फ्रीक्वेंसी की बात क्यों कर रहे हैं। मेरा बेटा आपने शायद इब्तदा में बात नहीं सुनी, जो मैंने कहा था कि लाइट के पास डुअल नेचर होती है। जब लाइट प्रोपेगेट करती है तो वो बेसिकली वेव की फॉर्म में करती है, और जब लाइट इंटरेक्ट करती है तो वो पार्टिकल की तरह करती है। तो जब फोटोन आपका चल रहा होगा तो वो वेव की तरह ही चलता हुआ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह ही बिहेव करता हुआ जाएगा, जो लाइट की मैंने डुअल नेचर का तस्करा किया था ऊपर, ठीक है। वेव, बेसिकली फिजिक्स जब इवॉल्व हुई थी तो शुरू के अंदर लाइट को वेव ही माना गया था। तो बाद में ये पता चला कि लाइट पार्टिकल भी है।
ठीक है। तो देखो, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं फिजिक्स पढ़ाता हुआ जा रहा हूँ और अचानक से एक दिन मैं आपको मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दूं, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि मुझे फिजिक्स नहीं आती है, इसका मतलब ये है कि मुझे मैथ्स भी आती है, सही है। तो लाइट अर्ली 1600 सेंचुरी के अंदर, अब देखो ये हम ट्रैक से हट गए, लेकिन चूंकि एक डाउट था तो मैं उसको क्लैरिफाई करना जरूरी समझ रहा हूं। अब देखो, अर्लियर 1600 सेंचुरी के अंदर लाइट की वेव नेचर को प्रूव करने के सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहे थे। 1600 से लेके 1850 तक जो था तकरीबन आपका, ये उसमें 1801 के अंदर थॉमस यंग का यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जो कि जबरदस्त किस्म का ब्रेक थ्रू है। उसके बाद आगे आप चलते हो तो इनफैक्ट अर्ली 1900 के अंदर भी 1912 में एक्सरे डायफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ब्रेग्स लॉ ने अपना प्रूफ करके दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो आपके ये मेडिकल वाले बैठे होंगे, वो जो आपने जेनेटिक्स के अंदर आप क्रिस्टलोग्राफी पढ़ते हो, वो भी आपके फिजिसिस्ट ने प्रूव किया था 1915 के अंदर। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, विलियम करके कोई फिजिसिस्ट था, उसने एक्सरे डायफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जस्टिफाई किया था कि हम जितने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी मदद से ये काम कर रहे होते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि अर्लियर इट वाज अज्यूम कि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, एंड देयर वर न्यूमरस एक्सपेरिमेंट जो कि इसको जस्टिफाई कर रहे थे। फिर बाद में पता चला कि लाइट ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद मैटर वो बिहेव करती है एज पार्टिकल। तो इसका ये मतलब नहीं है वेव नेचर फारिग हो गई, वेव नेचर के साथ वो पार्टिकल नेचर है। तो फोटोन जब चलता है तो वेव की तरह चलता है, और जब इंटरेक्ट करेगा किसी भी मैटर से तो वो किस तरह से करेगा, पार्टिकल की तरह करेगा। तो ये उसका आंसर था कि हम वेवलेंथ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं बीच के अंदर, ठीक है। चलो, मान लो भाई एक फोटोन है, इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है कितनी है, 10 हर्ट्ज है। आपको कहते हैं भाई जब ये मूव कर रहा है, जब ये क्या कर रहा है, जब ये मूव कर रहा है, तो आपको ये ना भी बताए तो आपने जहन में रखना है कि फोटोन क्या कर रहा होगा भाई, हमेशा मूव ही कर रहा होगा, क्योंकि फोटोन आपके कोर्स में अगर रुक जाएगा तो वो उसका रेस्ट मास जीरो हो जाएगा, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो हमेशा मूव करेगा। आपको बोल रहा है यार इसका क्या करो, इसका ना फोटोन कैलकुलेट करके दो, इसका ना मोमेंटम कैलकुलेट करके दो, और इसका ना मुझे रिलेटिव मास कैलकुलेट करके दो, ये सब चीज मुझे इसकी कैलकुलेट करके दे दो। अब बोलोगे सर कोई मसला ही नहीं है, आराम से हो जाएगी। अब बोलोगे देखो, P इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाय सी, यही होता है, P इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाय सी। इसका एक और फॉर्मूला भी हम बनाते हैं अभी थोड़ी देर के अंदर, बल्कि पहले चलो यही बना लेते हैं। एनर्जी का एक फॉर्मूला मुझे और भी तो पता है, 1/c मल्टीप्लाई बाय ई, ये ई लिखा हुआ है ना, ई की जगह पे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा। तो सी से सी मर जाएगा, क्या बनेगा, एच अपॉन लेमडा। यानी कि पी का एक फॉर्मूला ये भी है। आगे चल के जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस, तो ये चीज फिर से उठ करके आ रही होगी, तो आपने जहन में रख लेनी है इसको कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, या पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। तो ये सारे फॉर्मूले इंटर कन्वर्टेबल है। देखो कितने बताएं, ई अपॉन सी, एच न्यू अपॉन सी, एम सी, एच अपॉन लेमडा। तो अब आपका एग्जामिनर जो सवाल पूछेगा ना, वो इन सबसे ही पूछेगा घुमा फिरा के, ठीक है। अब आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गई ना, लाके पुट कर ले भाई यहाँ पे। इसकी वैल्यू क्या है, 6.6 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और न्यू क्या है आपके पास, 10 हर्ट्ज है। अपॉन में सी आपके पास क्या है, सी इज 3 × 10⁸ सही हो गया भाई। अब क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई करेंगे भाई, 3 × 1 = 3 × 2 = 6, डेसिमल एज इट इज आया, फिर 3 × 2 = 6। सही है भाई, सिंप्लीफाई कर यार। 2.2 इंटू 10⁻⁻³ इंटू 10⁻⁻+1 इंटू 10⁻⁻−8। अब देखो यहाँ पे आपको बेसिस सेम नजर आ रही है, तो पावर्स को सबको जोड़ लो यहाँ पे। -34 + 1 -8, तो यहाँ जोड़ लेते हैं, -34 + 1 -8। तो भाई -34 + 1, माइनस प्लस द माइनस होता है, माइनस का 33 हो जाएगा, -33 -8 कितना हो जाएगा, -14। गोया के आंसर कितना आता है, 2.2 इंटू 10⁻⁻41। अब मोमेंटम की यूनिट आपको चाहिए, तो मोमेंटम की जो यूनिट है वो कैसे आती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होती है मोमेंटम। मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो एक यूनिट तो इसकी बन गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये भी एक यूनिट होती है मोमेंटम की, आपसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई मसला नहीं है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, नीचे करके दिखा देता हूं, ठीक है। फिजिक्स में हर चीज जो है ना वो कॉन्सेप्चुअली ही ड्राइव होती है, परेशान नहीं होना, कोई भी चीज रट्टे की चाहिए इसके अंदर। ये मैंने सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, एक और कॉमन यूनिट बनाने के लिए। अब ये जिस चीज को मैं मार्क कर रहा हूं ना, आप जरा इस चीज को पढ़ लो एक बार, इस चीज को आप एक नजर पढ़ लो। ये आपके पास बन जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आ गया, सेकंड। अब ये चीज क्या होती है, ये चीज न्यूटन का इक्विवेलेंट है।
और सेकंड आपके पास एज इट इज आ गया, ये वाला सेकंड यहाँ पे आ गया, तो न्यूटन सेकंड। तो इसी की एक यूनिट आप न्यूटन सेकंड भी ले सकते हो, यानी कि 2.2 इंटू 10 पावर -41 न्यूटन सेकंड भी ठीक चलेगा, और 2.2 इंटू 10 टू द पावर -41 किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी क्या चल रहा होगा भाई साहब, ठीक चल रहा होगा। अब आपको अगर बोला जाए यार इसका रिलेटिव मास कैलकुलेट करना है, तो भैया रिलेटिव मास कैलकुलेट करना कौन सा मुश्किल काम है, आराम से निकलेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है ऐसी बड़ी। कैसे निकलेगा सर? देखो आपको पता है पी बराबर है किसके, एम टाइम्स ऑफ सी के बराबर है, ऐसे ही है, यस सर ऐसे ही है। भाई पी का वैल्यू पता चल गया क्या है, 2.2 इंटू 10 raised to the power -41 इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय सी। अब देखो आपको साथ में पार्टिसिपेंट्स भी नजर आ रहे होंगे, वो साथ साथ क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। शुरू शुरू में ऐसे ही होता है, जब भी कोई नया चैप्टर शुरू होता है, ये हमारे पुराने बैच वालों की भी आदत है और नए वालों की भी यही आदत बन जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। चैप्टर शुरू होता है, पहली क्लास में ठीक ठाक बच्चा बैठा होगा, आहिस्ता आहिस्ता चूंकि होता पता है क्या है, होता ये कि आप अचानक से ना तीसरी क्लास में उठ के आओगे ना मुंह धो के और बगैर होमवर्क करे हुए, तो आपको उस क्लास में क्या चल रहा है कख समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मेरी क्लास के अंदर अगर आपने बीच में दो चार क्लासें मिस कर दी, तो आपको वो चैप्टर आगे नहीं समझ में आने वाला, ये तयशुदा बात है। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई हैंकी पैंकी बात करते ही नहीं हूँ, कॉन्सेप्ट की बात चलती रही है, फालतू कोई बात चलती नहीं है बीच में। तो अगर आपने साथ साथ होमवर्क किया हुआ है, तमीज से किया हुआ है, तो आपको इतना अच्छा समझ में आएगा कि आप हर किताब को पढ़ सकते हो, कोई सी भी किताब को। और नहीं किया हुआ तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बीच में बहुत ऊपर से बाउंसर जा रही होंगी चीजें, क्योंकि यहाँ पे हम डेरिवेशन करके और पेजेस के पेजेस भर के लंबी नहीं कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ये ऐसा है, यूं है, यूं है, यूं है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और 7 5 पेपर के क्वेश्चन चल रहे होंगे। तो कोशिश करना कि अगर आप चाहते हो कि शुरू से आखिर तक आपको सब समझ में आता रहे, तो होमवर्क लाजमी करो, जितना भी होमवर्क आपको मिले करके आओ। अच्छा अब क्या करना है भाई, एम कैलकुलेट करना था यहाँ पे, 2.2 इंटू 10 to the power -41 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 to the power 8। किसी को अभी भी मसला हो रहा है कैलकुलेशन में, भाई साहब फिर से देख लो कैसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करना है, थ्री के टेबल में टू तो नहीं आता, डेसिमल से पीछे टू लिखा हुआ है, तो यहाँ जीरो लगा दिया और इस टू को यहाँ आगे ले गया। अब 3 7 का क्या होता है, 21 होता है, 22 में से मैंने 21 निकाला तो एक बच गया, डेसिमल लगा हुआ है, जीरो लगा सकते हैं। 3 3 क्या होता है भाई साहब, 9 हो जाएगा, तो 10 में से 9 निकाला, फिर 1 बच गया, डेसिमल लगा हुआ है, जीरो लगा सकते हैं, 3 3 क्या हो गया, 9 हो गया। क्या बनता है ये, 0.733 इंटू 10 raised to the power -41 और 10 raised to the power -8 ऊपर नीचे से ऊपर आ गया, ठीक है। तो क्या बनता है भाई, 0.733 इंटू 10 raised to the power -49 किलोग्राम। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रिलेटिव मास ऑफ द फोटोन, जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बीच में एक बच्चा मुझसे सवाल पूछ भी रहा था कि फिर हम रिलेटिव मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया कि आप कैसे कैलकुलेट कर रहे होते होगे, ठीक है। मूवमेंट की वजह से जो वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, और उसका रेस्ट मास जीरो कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया था, इस रिलेशन से मैं आपको बाद में ड्राइव भी कर करके बता दूंगा जब स्पेशल रिलेटिविटी बताऊंगा। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ और सवाल बता देता हूं। अब आपने क्या करना है भाई, आपने, ये आपका होमवर्क नंबर 3 हो गया, होमवर्क नंबर 3, होमवर्क सेक्शन नंबर 3। आपने क्या करना है, आपने फोटोन का मोमेंटम कैलकुलेट करना है। क्या करना है भाई, फोटोन का मोमेंटम, कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हो आप, ये फॉर्मूले यूज कर सकते हो, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ई अपॉन सी, अभी आपको सिखाया कहां से आया। आप यूज कर सकते हो एच न्यू, क्योंकि ई की जगह पे आप एच न्यू लिख सकते हो, और ई की जगह पे आप अगर एच सी अपॉन लेमडा लिखोगे तो सी से सी तो वैसे ही मर जाएगा, तो आप एच अपॉन लेमडा भी यूज कर सकते हो। यानी कि देखो आपको क्या क्या गिवन हो सकता है, हो सकता है आपको एग्जामिनर फ्रीक्वेंसी दे दे और मोमेंटम निकालने बोले, हो सकता है आपको एग्जामिनर वेवलेंथ दे दे और क्या निकालने बोले भाई, मोमेंटम निकालने बोले। तो मोमेंटम निकालने भी दे सकता है, और आपको वो रेस्ट मास निकाल, रिलेटिव मास निकालने के लिए भी दे सकता है। आई एम वेरी सॉरी, दिस इज नॉट रेस्ट मास, दिस इज रिलेटिव मास या मूविंग मास, क्योंकि रेस्ट मास तो फोटोन का एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अब देखो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, मान लो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है लेट से 2 मेगाहर्ट्ज। अब मेगा की वैल्यू मैं आपको ऊपर पहले से बता चुका हूं, तो कोई परेशानी होगी नहीं। लेट से आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब होता है मेरा बेटा 10 to the power 3। किलो का मतलब क्या है, 10 की पावर 3। ये बेसिक सफिक्सेस प्रीफिक्सेस ध्यान में रख लेना सारे। सिमिलरली आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है मिसाल के तौर पे 9 गीगा हर्ट्स, 9 गीगा हर्ट्स। जैसे किलो 10 पावर 3 है, मेगा 10 पावर 6 है, तो गीगा आपके पास होता है 10 to the power 9, तो ये लिखा हुआ है 10 की पावर 9 हर्ट्स, ठीक है जनाबे वाला, ये कर लोगे। सिमिलरली आपके पास है वेवलेंथ आपको दी हुई है मिसाल के तौर पे 700 नैनोमीटर, नैनो मैंने ऊपर बता दिया था।
निकालना क्या है आपको इन सब के अंदर, ये मोमेंटम निकालना है, यूनिट इसकी न्यूटन सेकंड होगी। सिमिलरली आपने रिलेटिव मास निकालना है, यूनिट इसकी क्या हो जाएगी जनाब, किलोग्राम हो जाएगी। आप एक कर लेना, वेवलेंथ आपके पास दी हुई है मिसाल के तौर पे 550 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है। और एक आपके पास दिया हुआ है मिसाल के तौर पे वेवलेंथ के अंदर, और क्या हो सकता है जो आपको पता होना चाहिए। वेवलेंथ आपको दी हुई है 200 मिलीमीटर। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। जैसे माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, वैसे मिली इज 10⁻⁻3 मीटर। मुझे बता दो, ये होमवर्क हो जाएगा, कोई मसला तो नहीं है, आसान है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी का। बेटे ये जहां भी मैंने होमवर्क दिया है ना मेरे प्यारे बेटे, वहां मैंने मेंशन कर दिया है कि वहां पे आपने ना क्या कैलकुलेट करना है। देखो, इस होमवर्क नंबर 3 में ना ये कैलकुलेट करना है, नजर आ गया। चलो ऊपर के होमवर्क में भी देख लेता हूँ, अगर मैंने नहीं लिखा हुआ हो सकता है भूल गया हूँ लिखना, तो वो लिख देता हूँ अभी दोबारा से कि क्या लिखना है। इस होमवर्क नंबर 2 में ये लिखा हुआ, देखो ये देखो, इस होमवर्क नंबर 2 में ये सब कैलकुलेट करना है, ये लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ है, ये सब कैलकुलेट करना है होमवर्क नंबर 2 में, सब कैलकुलेट करना है। मेरा बेटा इसमें फॉर्मूला आपके सामने है, और बस आपने वैल्यू पुट करनी है। कैलकुलेटर से आप इसको बाद में जस्टिफाई कर सकते हो, और एक बार आंसर निकाल के अपने डाउट ग्रुप पे भेज देना। जितने भी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे वो उसको वहां पे वेरीफाई कर लेंगे कि भैया आपने सही सॉल्व किया या गलत सॉल्व किया, ठीक है। उम्मीद तौर पे जो मैं आपको शीट दूंगा उसके अंदर सारे आंसर्स लगे हुए होंगे। ये तो मैं आपको चलते फिरते हुए क्वेश्चन बना रहा हूँ। इन क्वेश्चंस का मकसद बुनियादी तौर पे ये है, इस तरह के सवाल माजी में सिर्फ 2 बार आए हैं, वो दोनों पास पेपर के क्वेश्चन मैं भी आपको करा रहा हूँ। लेकिन इसका मकसद ये है कि आप ना यूनिट से फेमिलियर हो जाओ। वो यूनिट जो हम आगे सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, मॉडर्न फिजिक्स एक पूरे सेक्शन का नाम है जिसमें मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे। तो आप उस पूरे सेक्शन की जो कैलकुलेशन है ना उससे अपने आप को फेमिलियर कर लो। उसके लिए ये होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। कि यार किलो का मतलब क्या है, जब मिली यूज करेंगे फिर मैं आगे चल के यूज कर रहा हूँ, आप आगे फाड़ फाड़ के देख रहे होगे कि ये सर ने अचानक से क्या बम फाड़ दिया बीच के अंदर, ये बीच में बिलाल भाई चलते चलते कहाँ निकल के जाते हैं पटरी से, पता ही नहीं चलता। तो वो बेसिकली आपको ना कैलकुलेशन से थोड़ा सा फेमिलियर करना है मैंने एनवायरनमेंट से, कि यार अच्छा ये गिवन हो तो ये ऐसे आता है, ये ऐसे होता है तो ये होता है। तो उसके लिए आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। हाँ, जितने आपके ऐसे पास पेपर के डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे उनका मैं आपको आंसर भी लिख के दूंगा और सब चीज दूंगा। जैसे जो टीपीपी मैंने बाकी पुराने चैप्टर्स की अपलोड की हुई है उसके अंदर सबके आंसर मौजूद हैं, अगर आपने देखे होंगे तो। ठीक है, मैं और देख लूँ इसके अंदर और क्या चीज़ मैंने पढ़ानी है, वरना इसमें से रेलेवेंट जो 2-3 क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ जहन में रख लेना, ये वैसे हम लोग वेव के अंदर पढ़ेंगे मैं आपको, लेकिन मजीद भी बता देता हूँ। अब ये देखो, अब ये सवाल जो है ना आपके पास पेपर का है। अब आप मुझे बताओ, अब ये सवाल मैंने आपके सामने लिखा है, अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये सवाल आप मेरी हेल्प के बगैर कर सकते हो या नहीं कर सकते। अब ये सवाल देखो, ये सवाल हमारे पास आया हुआ है उसके अंदर प्यास इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस का पास पेपर का क्वेश्चन है। अब देखो, मैं बोलता हूं ना, जब आप होमवर्क तमीज से करोगे तो पास पेपर का क्वेश्चन आपको पास पेपर का क्वेश्चन लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा वो क्लास का क्वेश्चन है। तो अब ये सवाल आप तसल्ली से पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात उसने कर दी जो हमने नहीं पढ़ी थी। बोलो, कोई ऐसी चीज हमने इसमें ऐसी पढ़ ली जो हमने नहीं पढ़ी थी अब तक। ये क्लास के आखिर में बता रहा हूँ बस। व्हाट इज द एनर्जी इन जूल, देखो आगे उसने लिख भी दिया। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसने यहाँ पे ये क्यों लिखा है जूल। इसलिए कि वो एग्जामिनर आपको बोल रहा है बेटा सिर्फ जूल में बता, हमें पता है कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट पता है लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें किस में बता भाई, जूल में बता। व्हाट इज द एनर्जी इन जूल एसोसिएटेड विद द फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस। अब कैसे करोगे भाई, E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा, हो गया भाई मसला हल खत्म। बस इतना सही काम करना था आपने। इज इक्वल टू एच न्यू क्यों यूज नहीं किया मेरे बच्चे, यहाँ कहीं फ्रीक्वेंसी गिवन है क्या, नहीं गिवन ना। तो फॉर्मूले बहुत सारे पता होने का ये मतलब थोड़ी होता है कि सारे फॉर्मूले जाके एकदम से चिपका दूंगा, लो भाई मुझे ये सब पता है एकदम सारे लिख दिए यहाँ पे जाके। भाई जो डेटा गिवन है मैं तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा। तो डेटा के अकॉर्डिंग मुझे पता है वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, और एंगस्ट्रॉम मैंने आपको अभी बताया 10⁻⁻10 मीटर। तो भाई क्या करेंगे, इसको आप लिखोगे 6.6 पावर -34। आगे आप सी का वैल्यू लिख देना, मेरे पास सी का वैल्यू लिखने की यहाँ जगह नहीं है, वो आगे चला जाएगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। तो आगे आपके पास क्या आ गया, 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻⁻10 मीटर। अब इसको आपने सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर मुश्किल होगा। आप सॉल्व करोगे आंसर आपके पास आएगा 4.95 इंटू 10⁻⁻ माइनस का 19 जूल्स। 4.95 इंटू 10⁻⁻ माइनस का 19
जूल्स। ये काम आप करोगे। अब इसी के अंदर अगर मैं आपको एक काम और दे दूं करने के लिए, एक इजाफी काम दे दूं, मतलब समझ लो इसको मैंने कह दिया कि भाई दिस इज पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, लेट से मैं इसके अंदर पार्ट बी में, जो उन्होंने नहीं पूछा मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप एनर्जी मुझे बताओ मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी जरा बता दो एनर्जी क्या मसला है। तो भाई आपको ये पता चल गया ना ये एनर्जी जूल में आ रही है। अभी इसी एनर्जी को आप डिवाइड कर देना किससे, 1.6 पावर माइनस 19 से। जब आप इसी एनर्जी को डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर 3 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, 3 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 4.95 को डिवाइड करके देख लो 1.9 1.6 से क्या आंसर आता है। 4.95 डिवाइडेड बाय 1.6, आंसर आता है मेरे पास 3.09, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तकरीबन इसका आंसर आ जाएगा उठ के आपके पास। अब ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन है। अब बोलो भाई मेरे अलावा तुम लोग भी ये कर लोगे, मतलब तुम लोग भी कर लोगे, मसला तो नहीं होगा, कोई परेशानी तो नहीं है इसके अंदर, या कोई मुश्किल चीज पूछ ली है मैंने बहुत, कोई ऐसी खतरनाक चीज पूछ ली है जो नहीं हो सकती, हो जाएगा। अब इतना मुश्किल होता है आपका पास पेपर, ठीक है। चलो एक और दो सवाल देख लो, ये भी आपके पास पेपर का क्वेश्चन है, ये मेडिकल का पास पेपर है। एक तो जब भी कॉपी करो ना ये इनकी पावर चेंज ही हो जाती है, अल्लाह ऊपर, पावर सही से लिखने दो मुझे जरा। क्या कहता है, द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, इसको लिखते हैं 10 की पावर माइनस का 29 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने इतनी मुश्किल बात पूछ ली है कि हमें ये तो समझ में ही नहीं आया कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मैं इसके जरा ये जो चीजें कॉपी करने में खराब हो गई हैं वो जरा सही कर लूँ, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद इट। अब ये सवाल मेडिकल वालों का है, ठीक है। ये आप में से शायद कोई हो भी, कोई एमडी कैट का बच्चा बैठा हुआ है पंजाब साइड से, पंजाब के अंदर ये यूएचएस के पास पेपर का क्वेश्चन है, पता नहीं कोई है नहीं है, ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ये यूएचएस के पास का क्वेश्चन है। अब तो देखो कितनी मुश्किल बातें पूछ ली, हमने तो कभी जिंदगी में ये सुना ही नहीं था आज तक कि मोमेंटम ऑफ अ फोटोन भी अच्छा कोई चीज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये दे दी इन्होंने 3.3 10 पावर माइनस 29। आपको ये भी नजर आ रहा होगा इन्होंने मोमेंटम भी उसी तरह की वैल्यूज में दिया जो मैंने आपको होमवर्क में ऊपर वैल्यूज कोट की हुई थी। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब देखो कैसे करना है भाई। अब आपको पता है हमने पी के कितने सारे फॉर्मूले पढ़े थे, एक फॉर्मूला पढ़ा था पी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय सी, एक मैंने आपको पढ़ाया था एच न्यू अपॉन सी, एक मैंने आपको पढ़ाया था एच अपॉन लेमडा, यही पढ़ाया था ना सारा भाई। ई की जगह पे आप लिखोगे एच सी अपॉन लेमडा, सी से सी मर जाएगा तो एच अपॉन लेमडा आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको बोला जा रहा है भाई फ्रीक्वेंसी निकालो, तो एक बार ये फॉर्मूला यूज करेंगे एक बार ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने ऊपर जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है उसमें क्या किया है, उसके अंदर मैंने आपको न्यू और लेमडा दे के पी और एम निकालने के लिए बोले, एम बेसिकली यहां से आया, ये जो ये वाला ये निकालने के लिए दिया, इन्होंने उल्टा काम कर दिया, इन्होंने आपको न्यू और लेमडा निकालने के लिए दिया है, दिया हुआ क्या है इन्होंने आपको पी दिया हुआ है, तो भाई ऐसे भी कर सकते हैं, क्या मसला है। पी आपके पास क्या है, एच न्यू डिवाइडेड बाय सी। अब मुझे यहां से न्यू कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे भाई, पी मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइडेड बाय एच कर देंगे यहां से उठ के, बस मसला हल हो गया, सवाल सॉल्व हो चुका। अब क्या करेंगे भाई, पी कितना दिया भाई, ये फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ठीक है। पी कितना दिया हुआ है भाई, 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 29। सी कितना दिया हुआ है भाई, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। अपॉन में क्या है भाई, एच कितना है 6.6। मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि इसको आप 6.6 ले सकते हो, 6.63 लेने की कोई नीड नहीं है, वरना आप फंस जाओगे ना कैलकुलेशन में। तो इसको आपने कर दिया वन जा, इसको आपने कर दिया भाई साहब टू जा। अब क्या बचा, ऊपर बचा भाई 3, नीचे आपके पास क्या बचा, सिर्फ 2 बच गया। बाकी तो 10 की पावर्स है, और 10 की पावर्स को डील करना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। तो 3 इंटू 2, 10 की पावर माइनस 29 एक हो गया, 10 की पावर प्लस 8 एक हो गया, 10 की पावर जो माइनस 34 है जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 34 हो जाएगा, ऐसे ही है। अब 3/2 अपने पास क्या बला है, 1.5 है भाई, माइनस का अच्छा पहले ऐड कर लेते हैं, 34 + 8 कितना होता है, 34 में अगर मैं 8 ऐड करता हूं तो मेरा बेटा ये होता है 42। अगर आप 42 में से 29 निकालोगे तो ये 13 बचेगा मेरे ख्याल से, हो सकता है मैंने कोई बोंगी मार दी हो, लेकिन 1.5 इंटू 10 की पावर 13 बिल्कुल सही, यही आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क हुआ हुआ है। तो 1.5 इंटू 10 की पावर 13 हर्ट्ज आ रहा है। 34 में 8 ऐड किया तो 42 हो गया, 42 में से 29 निकाला तो 13 आपके पास पीछे बच रहे। 34 + 8 इज 42, 42 माइनस 29 इज बेसिकली 13, तो ये आंसर आ गया। अब दूसरा मुश्किल काम इसमें क्या था भाई, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा वाला गेम करने।
अब आ जाओ भाई, पी इज इक्वल टू एच बाय लेमडा, सही है। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करोगे भाई, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी। अब देखो यहाँ पे एच आपके पास क्या है, 6.6 पावर माइनस 3 4। और जनाब लेमडा आपके पास क्या है, लेमडा किधर चला गया, अच्छा लेमडा तो निकालना है, आई एम वेरी सॉरी। पी कहाँ चला गया, पी इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29, सही है। अब ये 3.31 जा, 3.32 जा। सर आपको कैसे पता चल रहा है भाई, नजर आ रहा है ना, 3.3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 6.6 बन जाएगा। सर हमें कैसे नजर आएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद प्रैक्टिस। जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, अगर आप तमीज से करोगे सब नजर आएगा आपको। नहीं करोगे तो आप आखिर तक ऐसे ही बैठे रहोगे, तो कैलकुलेशन नहीं हो रही है मुझसे। 10 पावर माइनस 34, और ये ऊपर आ गया 10 की पावर 29। अब माइनस प्लस क्या होता है भाई, माइनस होता है। तो 34 में से जब मैं 29 को निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, 10 की पावर 5 बच जाएगा भाई। 34 में से 29 निकाला तो क्या बच गया, 5 बच गया। अब मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं अगर मैं इसको किसी तरह 10 की पावर 6 बना लूं तो मैं इसको मेगा में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब 6 कैसे बनाऊं भाई, देखो अभी डेसिमल यहां पे, अगर मैं डेसिमल को क्या करूं, अगर मैं डेसिमल को एक स्टेप पीछे ले जाऊं, तो आपको पता है डेसिमल जब लेफ्ट में जाता है पावर प्लस में आती है। तो ये बन जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर 1। ये वन कहां से आया, डेसिमल को मूव करने पर, और 10 की पावर 5 पहले से था। तो क्या बन गया, ये बन गया 0.2 इंटू 10 की पावर 6। क्या निकाल रहा था ये मैं निकाल रहा था, ये मैं क्या निकाल रहा था, ये मैं निकाल रहा था मेरे बच्चे, वेवलेंथ निकाल रहा था, उसकी यूनिट विल बिकम मीटर। तो आप बोलोगे 0.2 मेगा मीटर, ये भी हो सकता है, ठीक है। बोलो भैया, यहां तक की सारी कहानी सबको समझ में आ गई है अच्छे तरीके से। इसमें देखो मैंने एक भंड मार दी है। अब देखो मैंने इसमें एक भंड मार दिया है, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट भंड। हाँ 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 हाँ, वो मुझे नजर आ गया, वो मुझे यहां से एहसास हो गया था, इस जगह से एहसास हो गया था। क्योंकि ये बहुत बड़ी वेवलेंथ है, इतनी बड़ी वेवलेंथ जो है ना हो नहीं सकती। मैं वो भंड ही लोकेट करने की कोशिश कर रहा था, इतनी बड़ी वेवलेंथ, क्योंकि ये हो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं भंड देख रहा था, तो वो भंड देखो मैंने यहाँ मारा है, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी यार, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसको हम, वेरी सॉरी। तो ये देखो, माइनस प्लस होता माइनस है, और साइन बड़े का आएगा तो साइन यहाँ पे आना है माइनस का, ठीक है। तो ये मेरी गलती है, आई एम वेरी सॉरी। इसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 इंटू 10 की पावर-5 मीटर। नाउ दिस इज करेक्ट, तो इसको मैं यहाँ पे एज इट इज कट कर देता हूँ, ताकि आपके लिए भी पता रहे कि भाई मैंने यहाँ पे ये भंड मारा था, तो आपने ये वाला भंड यहाँ पे नहीं मारा, ठीक है भैया। चलो ये मेरी गलती थी, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। अच्छा मैंने इसको मुझे कैसे एहसास हुआ कि कुछ गलती हो गई, ये मेगा मीटर है, ये मेगा हर्ट्स तो हो सकता है, क्योंकि मेगा हर्ट्स मैंने कई दफा देखा है और सुना भी है, लेकिन ये मेगा मीटर जो है ना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो गलती हो गई थी थोड़ी सी, तो उसको आप देख लेना बहरहाल। अब क्या करना है, इसको मैं इसको माइक्रो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अच्छा सर, कन्वर्ट करना जरूरी है क्या, यार देखो जरूरी नहीं होता, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर आपका ना एक स्टेप कैलकुलेशन का बढ़ाने के लिए क्या करता है, वो माइक्रो या मिली में आंसर दे रहा होगा, तो आपको बस ये इस पहले लेक्चर का मकसद ये था कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाओ कि कैसे करना है। तो भाई अगर मुझे पास यहाँ 10 पावर-6 आ जाए, तो भाई 10 पावर-6 कैसे आएगा, अब देखो यहाँ पे मेरे पास डेसिमल है। अगर मैं डेसिमल को एक स्टेप राइट पे ले जाऊं तो पावर नेगेटिव में आ जाएगी, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। ये हो जाएगा पावर-1 और पावर-5 तो पहले से था, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 20 इंटू 10 पावर-6 मीटर, यानी कि ये बन गया मेरे पास 20, और 10 पावर-6 क्या होता है बेटा, माइक्रोमीटर। तो 20 माइक्रोमीटर भी इसका आंसर। अब कुछ लग रहा है कि हाँ यार हमने सही काम किया, ठीक है। क्योंकि माइक्रो मिली के अंदर तो हो सकता है, लेकिन मेगा के अंदर कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। यहां तक मुझे बता दो भैया कि सब चीज समझ में आ गई है या नहीं आई है, बोलो। बोलो भैया, सबको सारी चीज समझ में आ गई, यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मसला, कोई इशू। सही है। बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो बजाते खुद न्यूट्रल ही होती है, ठीक है।